3 घंटे का लेक्चर बनाया था केवल और केवल एवाटार मूवी पे कि उसमें कहाँ ओ क्या साइंस कैसे कैसे होती है, क्यों होती एवाटार है। फिर 2 या वो 1? एवाटार 1 1। ओ ग्रेट। और एवाटार 1 का खुद का माल इतना ज्यादा है, आप यकीन नहीं मानेंगे। वो सब एक एक पेड़ जो आप देखते हैं, वो एक एक पेड़ उन लोगों ने सोच करके बनाया है। वो पूरा आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है, फैंडम पेजेस होते हैं बहुत ज्यादा। फैंडम पेजेस होते हैं, इसकी कम से कम नहीं तो 25-30 किताबें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें एक एक जानवर, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी तक जेम्स कैमरन भाई साहब ने मतलब इस लेवल पे घुस करके उन्होंने मतलब बनाया है। वो कलर का हल्का सा लाइट होना, जो सेकंड मूवी के अंदर में, या पूंछ का हल्का सा चपटा होना, 4 लोग होना, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से सांस आ रही है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जो उसके ग्रेविटेशनल पुल कितना है उस पर्टिकुलर मून का, जिस मून पर ये सब कुछ चल रहा है पैंडोरा पे। और मतलब उन वो मतलब मैंने तो 3 घंटे का बनाया, उनके पास कम से कम नहीं तो 3000 घंटे जितना कंटेंट है। एक एक पौधा उन्होंने डिफाइन किया है कि ये पौधे का ये साइंटिफिक नाम है और ये काम करता है। सो हेलो मेरे भाई लोग, एक बार दोबारा से रोजेंडर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब, मतलब कि क्या कहें उनके बारे में, मतलब लुक्स और पर्सनैलिटी से आप समझेंगे कि कोई तो मतलब सिद्ध बाबा हैं, जटाधारी एकदम। और जब मुंह खोलते हैं तो पूरा बायो 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 बायो। तो काफ़ी सारे बाबाओं की बखियाँ उखेड़ देने वाले हमारे अंकित भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट पर। वाह पहले वाह। भी हम लोग बात कर चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। अंकित, मैं, राजन, क्षितिज का पॉडकास्ट हुआ करता था वो। हम्म। तो उस समय हम लोग बातचीत कर चुके हैं, बट आज थोड़ा रोजेंडर स्टाइल में बातचीत करेंगे। वहाँ पर हमेशा एक चीज़ ये रहती थी कि ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है, कौन है ये व्यक्ति ये यहाँ क्या कर रहा है। और काफी क्षितिज के मतलब काफी सारे मतलब फैंस तो खैर क्या ही ध्यान देते थे, मेरा पार्ट एडिट कर देता था साला। बट जो गेस्ट थे वो काफी पूछा करते थे कि क्या करते हैं ये। तो हम बेसिकली पॉडकास्ट करते हैं। तो मस्त। अच्छा, दैट्स इसकी व्हाट कहानी क्या है, नाम की क्या कहानी है रोजेंडर की? था। आज आपने पूछ लिया। तो बेसिकली यार मैं बता देता हूँ, बेसिकली हुआ क्या था कि रोजेंडर नाम की कहानी ये है कि बड़ी बड़ी मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा फैंसी कहानी नहीं है। एक टाइम पे गेम्स खेलते थे हम लोग, तो ई स्पोर्ट्स का 2007 आपको याद होगा, तो उसमें प्लेयर्स का अपना नाम लगाने का वो होता था। उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य आता था, 2012 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे अलेक्जेंडर बड़ा चलता था, ठीक है। उसके आगे कहीं से तो मैंने रॉज लगा दिया, ROZ, रोजेंडर। तो वो नाम मैं गेम में बहुत यूज़ करता था। तो 2016 में जब मिनी मिलिशिया आया, वहाँ पर मेरे नाम से काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि मैं उसमें अपना नाम, वाईफाई का नाम और अपने प्लेयर का नाम रोजेंडर, रॉज रखता था। तो दोस्त, जैसा कि आपकी गाली वाली वीडियो में बताया गया है कि उसको कुछ और मतलब निकालते थे, तो रोजेंडर रख दिया गया था। वहाँ से नाम शुरू हुआ। फिर उसके बाद 2016 में हमने साइंस के लिए कुछ तो करना था, तो एक पेज, फेसबुक पेज खोला, तो उसका नाम क्या रखा जाए, तो रोजेंडर साइंस रखा। रोजेंडर सबसे यूनिक नाम हमें लगा, तो हमने रखा। उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से ये नाम आया बेसिकली। अच्छा, इसमें मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट क्या रहेगा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जब किसी मूवी में से स्पेसिफिक कोई डिटेल निकाल करके बोलते हैं? अ, उसे पेड रिव्यू कहते हैं। नहीं, ठीक है, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, बट जैसे प्लेटो का हिंदी में, जैसे एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एरिस्टोटल को हिंदी में भी कुछ बोलते हैं? हाँ, अरस्तु नाम सुना है, सबने सुना होता है, बट अरस्तु, वो बस पहली एरिस्टोटल का पहली तो बार। सुना है मैंने, मतलब हम्म। बट अरस्तु नहीं सुना था मैंने। मतलब कि ये सारे के सारे नाम हम लोग क्या करते हैं ना, इंडियन वाले लोग ले लेते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे प्लेटो का जो आपने अफलातून जो नाम है वो प्लेटो, ओके। और और जो एरिस्टोटल है हिज अरस्तु, सोक्रेटिस इज सुकरात। और उसी तरीके से जो अलेक्जेंडर है उसको हम क्या बोलते हैं इंडिया वाले? सिकंदर। ज्यादातर ज्यादातर नाम से सिकंदर प्रचलित है। लेकिन अगर इफ यू रिमेम्बर, वो जो चाणक्य आता था ना, नाम हाँ भूल हाँ रहा हूँ मैं उनका, द चाणक्य शो, पुराना वाला, DD नेशनल वाला, अभी वाला, अब हाँ बाद हाँ के वो। वर्जन्स नहीं। उसमें अलेक्जेंडर को हिंदी में बोलते थे अलक्षेंद्र, क्योंकि सोच के देखो कि कितना बेहतरीन तरीके से उसको कन्वर्ट किया, अलेक्जेंडर अलक्षेंद्र। उसके अंदर में ये नाम यूज होता था केवल और केवल वो
फन फैक्ट्स के अलेक्जेंडर ही बोला था ना आपने कि रोज के नाम के आगे हम्म, अलेक्जेंडर अगर लगा दे तो। क्या मेरा हिंदी में क्या नाम है का मतलब मैं जानना चाहता हूँ। रोज अगर गुलाब से लिया है, गुलाब गुलाब वृक्षेंद्र सा कुछ बनेगा। ठीक है, थोड़ा रोजेंडर के नाम को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने संधि विच्छेद करके काफ़ी डिस्कस कर लिया है। तो अब अंकित भाई के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी-सी बातें बता दूँ, उन्हीं के मुखमंडल से सुनाई जाएँगी उनकी गाथाएँ। तो सबसे पहले तो अंकित भाई ये बताइए कि साइंस कैसे शुरू हुआ ज़िंदगी में? साइंस कोई शुरू नहीं हुआ, वही टिपिकल 10वीं के बाद थोड़े से नंबर आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि साइंस ले दो। कब करी 10वीं? 2006। अरे अंकित भाई आप तो डायनासोर हो हैं। यस, अब लगा लो सही है, हिसाब। सही है। ये चरण स्पर्श। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगता। सही में नहीं लगता है। हाँ, तो क्या आप कौन सी कक्षा में थे 2006 में? 2006 में हम रहे होंगे तीसरी या चौथी में, क्योंकि हमने 10वीं करी है 14 में। 14 में? हाँ 14 में। और तो 4 ये 4 8 साल। 8 साल तो वही हो गया फिर अपना 8 अगर माइनस कर दो 10 में से, दूसरी में थे। दूसरी 2006 में तो हम दूसरी में ही थे, 2007 में तीसरी में आए थे। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। सही। ठीक है, तो बता रहे थे आप अपने बारे में कैसे साइंस आया ज़िंदगी में 2000। यार 2006 में मुझे एक चीज़ जाननी है अंकित भाई, मतलब अब बुरा ना माने तो आप अगर, कि बिल्कुल, बिल्कुल बुरा 2006 मानते हैं। में दो मतलब हमारे टाइम तक आते-आते जब ग्रेड्स वगैरह का सिस्टम चल गया था, तो हमें उतनी इज़्ज़त नहीं मिलती थी साइंस स्टूडेंट को, ऐसा साइंस स्टूडेंट हमें इज़्ज़त नहीं मिला करती थी। तो 2006 में जब कोई बंदा साइंस लेता था, तो सिनेरियो क्या होते थे और मतलब क्या मतलब वो समाज में वो इज़्ज़त और रुतबा, ओहदा। टिपिकल वही। नंबर आने का मतलब ही होता था कि साइंस लेना है। उसके अलावा है ही नहीं कोई ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं एग्ज़िस्ट करता है। तुम्हारी जो अभी भी चलता है ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर कि न लिंक कर देना, जो हायरार्कियल सिस्टम हम अपने जो जाति प्रथा हम उसमें ले आए थे कि जो सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वो साइंस होते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वो आर्ट में चले जाते हैं, और वो मध्यम वर्गीय जिनको मौज मस्ती करनी होती है, पीछे अपने हाथ पकड़ करके बैठना होता है, तो वो लोग कॉमर्स में चले जाते हैं। तो वो तो था। अनफॉर्चुनेटली कहने को तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक आप ले सकते हो, अभी आनी भी चाहिए। कहने को अभी 3-4 दिन पहले ही सीबीएसई ने ये भी निकाल दिया कि ओपन बुक टेस्ट सजेस्ट किए हैं। आई डोंट थिंक कि कोई उसको अडेप्ट भी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब एआई आ गया है, तो उसकी वजह से जो सेकंड लेवल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत पहले से, मतलब कि अगर लगा लो कि 5 साल हो चुके हैं इस एआई वर्ल्ड में, हमें सो कॉल्ड चैट जीपीटी वाले वर्ल्ड में, तो 3 साल पहले से तो स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, जो भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए ओपन बुक चालू कर दिया था, और वो वहाँ तो पहले से भी होते हैं। ओपन बुक तो कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली इस बात को नज़र देखते हुए कि भाई इंडियंस को अगर तुमने एआई दे दिया तो वो चीटिंग करेंगे ना, तो इससे अच्छा कि तुम अडेप्ट उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ करेंगे चीटिंग। तो इस तरीके के सवाल पे चले जाओ जिसको, जो कि तुम खोल लो, किताब खोल लो, इंटरनेट खोल लो, जिसमें हमें जानना है कि तुम सोचते कैसे हो। तो अब चाह तो रहे हैं कि ये बदलाव हो, लेकिन वो ऑन पेपर ही रह रहा है ज़्यादातर। नहीं, उसमें तो नहीं दिख पा रहा है। तो सवाल हमारा जो पीछे छूट गया था उस पर वापस आते हैं। फिर साइंस में आप आए, तो बायोलॉजी कैसे, मतलब क्योंकि औकात नहीं थी मैथ पढ़ने की। मैथ थी मेरे पास, मैथ थी मेरे पास। क्योंकि मेरा सभी स्कूल में अलग अलग चॉइसेस होते हैं, तो कहीं पर चॉइस होती है मैथ्स वर्सेस बायो की, और कहीं पे चॉइस होती है कंप्यूटर साइंस वर्सेस बायोलॉजी की। तो मेरे को जो चॉइस थी वो कंप्यूटर साइंस वर्सेस बायोलॉजी की थी। तो बायोलॉजी क्योंकि आसान लगती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबसे पहले इंसान क्या दिखता है, बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, तो इसलिए बायोलॉजी बस ले ली। आई वाज ऑन ऑटो पायलट, बस इतना कहा जा सकता है। उसमें कोई भी गलती से भी, जो साइंस है ना, साइंस जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलती है कि सोच समझ करके डिसीजन लो, ऑब्जर्व करके डिसीजन लो, उसमें कुछ भी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो बेसिकली जो साइंटिफिक टेम्पर के बारे में आजकल बात करी जाती है बायोशाला पर, वो उस समय कहीं धूमिल हो गया था, धूमिल क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और मेरे को तो एग्जिस्ट ही आज नहीं भी, करता था। हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था वो तो। वो एग्जिस्ट नहीं हम्म, करता। सही बात, सही बात, सही बात। फिर उसके बाद जर्नी कहाँ शुरू हुई कि मतलब साइंस के से निकल के फिर जब आप कम्युनिकेशन की तरफ आए, तो थोड़ा थोड़ा बताइए कि कैसे कैसे दुनिया बदलती गई। कम्युनिकेशन क्या है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। सीधे फिर 12वीं करी, 11-12 से ही, मतलब साइंस से ही। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल ऑनर्स होता है, क्योंकि नीट निकालने की औकात नहीं थी। नीट आपके टाइम पे होता था नहीं,
8 AIPMT। एआईपीएमटी उस समय हुआ करता था। तो आपका ईयर होगा 2010 करीब, हाँ, कि 2008 या इसमें 10। तो बोला ना कि औकात तो थी ही हुँ, नहीं निकालने वाली, हुँ, वो तो बस एक ड्रॉप भी लिया आकाश के अंदर में, फिर भी कोई वो नहीं थी, पता था मतलब कि अब मैं इफ आई लुक रेट्रोस्पेक्टिवली तो मुझे पता है कि गलती से भी दूर दूर तक भी डिजर्विंग कैंडिडेट था ही नहीं। 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी बायोमेडिकल ऑनर्स, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जैम आईसर वगैरह वगैरह के, तो उसके अंदर में आईसर मोहाली जो है वो मिल गया था इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी करने वहाँ चले गए, और वहाँ जाके पता चला कि पीएचडी में बहुत ज़्यादा वाट लगेगी, तो जितना जल्दी हो सके तो निकल लिया जाए वहाँ से, तो वहाँ से फिर मास्टर्स लेकर के बाहर निकल लिए। इधर उधर कुछ हाथ पांव मारना चालू किया, वायुशाला शुरू किया, 11वीं 12वीं को पढ़ाना शुरू किया, फिर उसके बाद वहीं से अन अकेडमी वगैरह वेदांतु वगैरह, पहले वेदांतु ज्वाइन किया, फिर बाद में 2 साल अन अकेडमी ज्वाइन किया, फिर उसके बाद लाइफ जहाँ लेती चली गई, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हुए साइंस कम्युनिकेशन वाली चीज़ें ट्राई कर ली, बस कब नथिंग कब शुरू हुआ नथिंग साइंस स्पेशल। कम्युनिकेशन साइंस ईयर? कम्युनिकेशन 3-4 साल, 3-4 साल पहले लगा लो पैरेलल में। अभी ये कोविड कोविड में? हाँ, कोविड में तो अन अकेडमी, कोविड में तो ओके, केवल अन कोविड में अकेडमी, अन हाँ, अकेडमी, उसके कोविड में बाद अन शुरू अकेडमी हुआ। उसके बाद। उसके बाद शुरू हुआ। सही, सही। अच्छा, आप बात कर रहे थे उसकी क्या क्योंकि नाम है? मेरे को ना हाँ, अपने मैं बस क्लियर कर देता हूँ, अपने बारे हाँ। में ना बात करने में बड़ी कोफ्त होती है कि मैं क्या हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा बोल दूंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरे वाले पार्ट्स जितना को कट जल्दी हो करके सके हम खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं, उस कोई पे दिक्कत नहीं। अपने को एक कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट आइडियाज और हाँ। उसके ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि सच में नहीं है इंटरेस्टिंग लाइफ कोई ऐसी, हुँ। कोई तकलीफ नहीं, हाँ। कोई ऐसी स्टोरी नहीं है मेरे अच्छा, पास अच्छा, 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 जो अच्छा, मैं बता सकूं। एक मिनट मैं फिर पूछ ही लेता हूँ। तो अंकित भाई क्या कभी किसी रेलवे स्टेशन पे ऐसे सोते हुए वड़ा पाव नो, खा के रात यस, बिताई है क्या? कुछ नहीं है, मतलब मैं आई कैन नॉट टेल यू कि 12वीं के बाद हाउ हैप्पी आई एम, मेरे हर दिन आई एम, जब 12वीं से जब से स्कूल छूटा है तब से लेकर के आज तक आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट। एक भी दिन मैं गलती से नहीं गिना सकता कि जिस दिन मैं बोला हूँ कि यार लाइफ ठीक नहीं चल रही। आई थिंक साइंस कम्युनिकेटर्स की जो ये अभी एक पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, उसमें से कोई ऐसा है भी नहीं जो बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रगलर, हसलर रहा हो। लाइक तो मैं उसके लिए हूँ, आप सक्सेस हो। स्टोरीज तो हो पहले। सॉरी, माय बैड। ये जो फेंक के मारा है ना हमारे मतलब नहीं, आयुष साइंस सर, कम्युनिकेशन का सीन भी एक दो क्षितिज। साल ही हुए हैं, मतलब कि बढ़िया तरीके से अब धीरे धीरे जैसे हाँ। आ रहे हैं, चाहे राजन हो तो हाफ अभी मिलियन वाले में, जैसे कि सूफियान, सुफियान है। ये मिलियन में गए, है ना, सुफियान। कम्युनिकेशन के अंदर में। तो ये अब शुरू हो रहे हैं मिलियंस में लात मारना, मोस्ट प्रोबेबली अगले 6-7 महीनों के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली राजन अपना पहला मिलियन क्रॉस कर देंगे, अभी 600 होने वाले हैं उनके। तो इस तरीके से ये 1-2 साल हुए हैं अब इस सीन को शुरू हुए, जिस वही वाला जैसे स्टैंड अप कॉमेडी सीन चलता था वो अपनी हुँ, हुँ, शुरुआती हुँ। स्थितियों में हुआ करता था। तो ये ऐसा तो है नहीं कि कभी इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होता था, अलग 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 तरह की शक्लो सूरत में वो एग्जिस्ट करता था, चाहे वो लाफ्टर हुँ। चैलेंज या जो होली पर गाने वो जो होते थे कवि सम्मेलन होते हैं उसके अंदर में हास्य कवि हो, या फिर अशोक चक्रधर वाले जो वावा सब टीवी पे आता था, वो उस वाह, वाह! दौर क्या में था। बात है वो। तो हुँ, हाँ, उसी तरीके से साइंस कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसमें चाहे हुँ। अरविंद गुप्ता हो, पीछे के जितने लोग हैं हमारे बड़े, लेकिन वो गौर अलग रज़ा शक्ल वगैरह सूरत के जितने लोग भी। हैं। फिर ये टिपिकल स्टैंड अप कॉमेडी वाली दुनिया से शुरू हो रही है, जो हम जो आपस में सब लोग जानते हैं एक दूसरे को हुँ। क्या ही वो बोलना। तो अब ये मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल के अंदर में और स्टैंडर्डाइज होकर और फ्लरिश हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। अच्छा, आइडिया जब आपने वीडियो बनाना शुरू किया था, तो उसमें आइडिया कैसे, मतलब क्या ये मिथ वगैरह से आया था या फिर सच में साइंस समझाना चाह रहे थे या कुछ वैसे हुआ था? नहीं, साइंस कोई मेरे को बस किताबें पढ़ने का फेज़ आया था, हुँ। उसके अंदर में इंटरेस्टिंग चीज़ें आती थी, तो इंटरेस्टिंग चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना में मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसके ज़रिए एक साइकिल में चक्का चला सकता था ना खाने का, मुझे घर से बाहर निकल के नहीं जाना, मुझे 2-3 थी लाइफ में, मुझे ये पता चल गया था कि मेरे ऊपर अगर कोई बंदा रहेगा तो मेरे स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होंगे, और कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही लेगा, और उसके लिए इंटरनेट सबसे बेहतरीन जगह थी कि जहाँ पर कोई तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, तुम जो मर्ज़ी चाहे कर सकते हो। तो अब मेरे को वो इकिगाई बोलते हैं ना कि एक ऐसा वेन डायग्राम जिसमें तुम इंटरसेक्शन ढूंढते हो, वो जिसमें तुम्हें भी मजा आ जाए, वो जिसमें थोड़े से पैसे भी आ जाएं, वो जिसमें सामने वाले को भी तुम्हें सुनने में मौत ना पड़े, तो वो पर्टिकुलर घुमा फिरा करके ये 3-4 चीजें यहाँ पर। अच्छा, मैं तुम लोगों को बता दूँ कि वैसे तुम लोग जानते हो कि मैं रोज़ेंडर पे कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं पसंद करता हूँ कि मैं ऑनलाइन इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है? कि ऑनलाइन में बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने, बट मैं बहुत प्रेफ़र करता हूँ कि अगर मैं या तो उनके घर चला जाऊँ या फिर उन्हें बुला लूँ।
तो ऐसी चीज़ें होती हैं और फिर मतलब हो जाता है। और जो लोग दिल्ली में हैं ख़ास तौर से, अभी दिल्ली की 2 कोनों में बैठ के मतलब ऑनलाइन पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे अंकित भैया की बदौलत। हाँ, और मेरी क्यों अब देखे ना पूरा दिन मैंने मेरा एंजॉय किया, चाहे दाल-चावल इस बारिश आदमी हो, पे खाना हो, पेंडिंग है। है ना? हाँ, दाल-चावल भी नहीं, आई लव कुकिंग, तो वो तो कभी भी खाएँगे, खा एंड ही आई लेंगे। लव ईटिंग। हाँ, तो अंकित भाई एक बात बताइए कि बायोलॉजी में जब आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, अभी तो खैर गालियों पर आपने एक संक्षिप्त में, जो अभी मैं जितना थोड़ा बहुत आधे 1 घंटे में आपकी वीडियोस को थोड़ा बहुत देख पाया, तो उस गालियों में एक जो संक्षिप्त में आपने गालियों के बारे में वर्णन किया है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के बारे में आपने काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह के बारे में बात किया है। तो जब हम किसी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, एज़ अ साइंस कम्युनिकेटर जब हम किसी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, तो मेनली क्या-क्या चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं? क्योंकि मेनली ये है कि भैया कॉन्सेप्ट अगर हमने बता दिया, बाद में गलत निकल गया तो लथेड़े हमको पड़ेंगे, ठीक है? और कॉन्सेप्ट बताने के बाद अगर वो सही भी निकल जाता है, तो भी दिक्कत हो जाती है कई बार कि मतलब कुछ-कुछ चीज़ें मिसिंग रह जाती हैं। कोई होता है कि मतलब एकदम पूरा पैराग्राफ लिख देता है कमेंट सेक्शन में और फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन, और फिर हम लोग एक बार को सोचते हैं कि यार कह तो सही रहा है। तो वो पूरा प्रोसेस क्या होता है एक वीडियो में, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो उसको उसके पीछे की पूरी कहानी क्या रहती है? देखिए साइंस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन पहले नंबर पे आता है, क्योंकि असल में जो साइंस कर रहे हैं वो लैब में बैठ करके कर ही रहे हैं। तो सही बात। इसमें कम्युनिकेशन पहले नंबर पे आ रहा है कि आप बता तो पाओ पहले, उसको बंदे को अंदर गेट के अंदर तो लेकर के आ पाओ। इसका मेटाफर है कि जिस तरीके से भले से कुमार विश्वास का नाम उतना प्रचलित नहीं होगा राइटिंग स्किल को लेकर के, लेकिन कुमार विश्वास को बहुत अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि वो जो बंदे होते हैं ना उनको एंट्री दिलवा पाते हैं लिखाई के वर्ल्ड के अंदर में, पढ़ाई के और लिखाई के और शायरी के वर्ल्ड में एंट्री दिला पाते हैं। तो उसके बाद बंदा ग्रेजुएट होता है तो फिर राहत इंदौरी पे जाता है कि अच्छा राहत इंदौरी हो गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो जॉन एलिया पे जाता है। फिर करते 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 शायद कभी किसी एक दिन आएगा वो इकबाल या गालिब और मीर, दाग, दिल, इन सब पे जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर में वही वाला पार्ट है कि इसको कम्युनिकेशन एंट्री दिलाने वाली दुनिया होती है, कि जहाँ पे आप कुमार विश्वास वाला काम कर रहे होते हैं कि उसको उसको साजो सज्जा सजा करके इंटरेस्टिंग बना करके कि लोगों की आंखें वाइड हो जाएं, और आप उसको एंट्री दिलाने का काम कर रहे हैं, कि जिसके अंदर में ये बात आप जब आपने बोली कि भाई अगर कल को कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो, क्योंकि ये इसी के फलस्वरूप होता है कि क्योंकि जब आप क्या है स्पेक्ट्रम है, या तो मैं बैठ जाऊं बैठ करके फिजिक्स की इक्वेशन ड्राइव करने लगूं तो वो तो हुँ, पढ़ा ही हुआ है ना। इंटरनेट पे एचसी वर्मा खुद पढ़ा रहे हैं भाई, हाँ। और इंटरनेट पे रामामूर्ति, मतलब जो विश्व के सबसे बड़े नाम है, वॉल्टर लोएन, ये सब बैठ करके पढ़ा रहे हैं। जो 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 नाम है भैया रिचर्ड फाइनमैन, उसके सारे लेक्चर पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर में। तुमको अगर वाकई में फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वहाँ जाओ, क्योंकि उसमें कलम उठाना ही पड़ेगा। तो ये देखो मैं साइंस बहुत ज़्यादा जिस तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, मैं हम्म, वो ये तरीका है। मेरे को इक्वेशंस वाली साइंस में मज़ा आता है, बट उतना ज़्यादा गहराई में मैं जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी साइंस है। है ना, यही तो पॉइंट है कि वो बहुत साइंस है। सारी साइंस है। वो साइंस है। आपको मजा आ रहा है उसके कम्युनिकेशन वाले पार्ट के अंदर में, उसकी इम्प्लीकेशंस के वाले पार्ट के अंदर में, लेकिन साइंस वही है। मतलब इक्वेशन को भी एंजॉय करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन को बिल्कुल ही एंजॉय नहीं करता, बट ये है कि आगे की इक्वेशंस एंजॉय करने के लिए मुझे और मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, मुझे और फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स में पढ़ लूंगा बट मैथमेटिक्स में मुझे मौत आएगी, फिर वही बात नहीं है। ये स्पेक्ट्रम ही हो गया ना बिल्कुल, कि कितने लोग कितने तक उनके लिए इंजॉयमेंट रहेगी, और उसके बाद उन्हें मौत पड़ने लगेगी। सबका स्पेक्ट्रम है, सबके अपने अपने हैं, वो कहाँ तक जाना पसंद कर पा रहे हैं। और इंसेंटिव पे भी मैटर करेगा कि भैया आप ये दलील तब नहीं चलेगी जब आप बीएससी कर रहे हो, तब तो बेटा घुसना ही पड़ेगा, तब तो बेटा ग्राफ और पेपर कलम रगड़नी ही पड़ेगी, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये वाले लोग हैं, जो इंटरनेट वाली दुनिया चल रही है, बकैती वाली दुनिया चल रही है, उसमें आनंद लेने वाली ज़्यादा बात है कि आनंद लो। जिसमें जहाँ दुनिया में पचासों सब्जेक्ट्स हैं, पचासों जानकारियाँ हैं ना, तो तुमने ख़त्म करना है इन चीज़ों को, ना पढ़ाने वाला ख़त्म कर पाएगा। तुम्हें जहाँ जहाँ आनंद लगता है, जहाँ से तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, ले लो। तो ये वाला तो स्पेक्ट्रम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर कम्युनिकेशन वाले पार्ट में ये होगा कि आप हमेशा वो फिर एक कॉस्ट एंड बेनिफिट वाली चीज़ आ जाती है कि आप इधर से थोड़ी सी इक्वेशन को कम करना शुरू करेंगे तो आप मेटाफर्स को बढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही आप मेटाफर्स को बढ़ाना शुरू करेंगे, लोग उसी को पकड़ करके फिर सूडो साइंस की डायरेक्शन में भी लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा साइंस की टर्म्स बोरो की
और उधर पूरा का पूरा सूडो साइंस समझाने के लिए वही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। एक आम बंदा जिसने वो सेम टर्मिनोलॉजी एक प्रोफेसर के मुंह से सुनी और वो सेम टर्मिनोलॉजी किसी सूडो साइंटिस्ट के मुंह से सुनी, वो अंतर नहीं कर पाएगा। मैं एक चीज़ के बारे में डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, सूडो हम्म, साइंस। बड़ी हम्म, ब्यूटीफुल चीज़ है, बड़ी 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 भयानक चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है? जिसमें साइंटिस्ट और सूडो साइंटिस्ट दोनों मज़ा लेते हैं और जनता को तो अलग ही मतलब मज़ा आ रहा होता है इसमें। तो सूडो साइंस एक्चुअल में वो क्या बाउंड्री है जहाँ पे साइंस सूडो साइंस बन जाता है और किस तरीके से बिलीव करवा दिया जाता है कि भैया ये साइंस है? ना पूरा स्पेक्ट्रम पे जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं रेफरेंस देता चलूं ताकि लोगों को अगर वापस कभी ख्याल पड़े तो वो इन लोगों को जा करके देखें। नंबर वन, हमेशा इसके अंदर में जो नाम आते हैं वो कार्ल पॉपर का लोग सबसे पहले उठा करके मुंह पे फेंक के मार देते हैं कि कार्ल पॉपर भैया फॉल्सिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन। और ये बात अगर हो रही है तो उन लोगों के लिए हो रही है जो पहले से जानते हैं इन चीज़ों को, वो अगले 5-7 मिनट उनके लिए। अभी इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसके जो बेटर वर्जन्स आए हैं वो आए हैं डेविड डॉइच। और डेविड डॉइच ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्ल पॉपर का जो काम है, जिसके अंदर में हम फॉल्सिफिकेशन को उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, साइंस डज नॉट प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग। लोगों को लगता है कि साइंस बैठ करके कहीं पर एक अथॉरिटी है और वो चीज़ों पे ठप्पा लगा के देती है, ये साइंस है, ये साइंस है, ये एमसीजी नहीं साइंस है भैया ये, मतलब क्या है एमसीसी? है। तो कोई ठप्पा लगाने वाली अथॉरिटी रहती नहीं है। अगर आप देखें भी तो क्या करते हैं लोग विज्ञान की दुनिया में, क्या करते हैं लोग लैब में जब बैठे होते हैं, तो लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कुछ विचार लेकर के आ रहे होते हैं, तो या तो थ्योरेटिकल की दुनिया में या तो एक्सपेरिमेंटल की दुनिया में, अल्टीमेटली तो लोग रिसर्च पेपर ही लिख रहे हैं, जिसको परा माना जाता है कि अच्छा ठीक है बढ़िया। ये हमने एक तरीका, ये अकेला तरीका नहीं है विज्ञान करने का, लेकिन जो सबसे पॉपुलर तरीका हमने समाज के लेवल पर एक्सेप्ट किया हुआ है, ये वो तरीका है जिसमें लोग कुछ सोचते हैं, कुछ पर्टिकुलर पेपर लिख करके लेके आते हैं, और पेपर में कभी भी आखिरी आखिरी स्टेटमेंट कभी ये नहीं लिखा होता है कि आई प्रूव एक्स और वाई, कभी नहीं लिखा हो सकता। वो रिजल्ट पब्लिश करते हैं कि ये हमारे रिजल्ट आए हैं, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ में आए हैं, ये और ये हमारा उसके ऊपर डिस्कशन है। ये रिसर्च पेपर इस तरीके से पब्लिश होता है। कोई कोई कभी बैठ करके नहीं बोल रहा लो आज हमने तो ये बात प्रूफ ही कर दी। लोगों को शायद ये वहां से आता होगा, जब मैथ के अंदर में कोई प्रूफ करते थे तो उसके आखिर में लिखते थे हम हेंस प्रूव्ड। हेंसप्रो, तो हिमाचल शायद प्रदेश। ये वहां से निकली हुई चीजें, जहां लोगों को लगता है कि ये हेंस प्रूव्ड हुँ, ना साइंस में ही होती है, कहीं और पे नहीं होती है, बट वहां पर भी गिवन वो एक्सियोमेटिक प्रूफ है। एक्सियोमेटिक प्रूफ क्या होता है, इसलिए मैंने बोला है कि 5 मिनट पहले जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं वो ऑलरेडी मिनिमम नॉलेज वाले लोगों के लिए हो रहे हैं। एक्सियोमेटिक प्रूफ क्या है कि आपने उस प्रूफ को करते वक्त भी कुछ एक्सियम्स डिसाइड किए थे पहले कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, हम मान कर इसके अगले स्टेप्स करेंगे, और तुम और मैं फॉर दोनों। एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हाँ, हूँ, जो भी हाँ, लोग प्लीज प्लीज जनरल प्लीज। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, उसमें आप पहले 2 पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, जिसमें से एक है आपका स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज़ द लिमिट फॉर द यूनिवर्स, ठीक है? और स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, और उसकी एक वो है, एक वैल्यू दे रखी है। तो ये चीज़ जो है आपको माननी पड़ेगी, तभी आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिस भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आगे बढ़ पाएँगे, तभी आप उस थ्योरी को आगे यूज़ कर पाएँगे बेसिकली। कुछ सर प्लीज़। मिनिमम लेवल पे बातें होंगी ही जिसको आपको मान करके ही उसके आगे आप चलेंगे। खैर, तो ये जब लेकर के आ रहे हैं, अब इसको वापस चलते हैं कि अलग अलग बालक कौन है जो ये सवाल पूछ रहा है कि साइंस क्या कैसे करता है ये सब काम, तो वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग लेवल पे सिखाया जा सकता है। सबसे पहला लेवल कि भैया कि अ, जब आप किसी बच्चे से बात कर रहे होंगे या किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर से बात कर रहे होंगे, तो आप ये बोलेंगे कि भाई कहीं पर लिखा हुआ कि लोगों ने विचार किया हुआ, वो चीज़ वहां से शुरू करो। रैंडम किसी की सुनी हुई बात पे विश्वास मत करा करो, ये बिल्कुल बच्चे वाली बात, बिल्कुल जीरो लेवल। फिर अगला सवाल आ सकता है कि व्हाट्सएप पे तो लिखा होता है कि व्हाट्सएप पे तो विश्वास किया जा सकता है। फिर बोले कि गुड, तो दैट विल बी द लेवल नंबर 2 कि समबडी टुक अ पेन आउट ऑफ इट, कि लिखने की उसने जहमत उठाई है कुछ। तो कोई ऐसे उड़ती हुई बात से संभावना, पहली बात तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई बेहतरीन जानकारी मिल सकती है। हम अभी यहाँ पर मेन संभावनाओं की बात ऊपर लेकर के चल रहे हैं कि कहाँ पर किस अच्छी बात मिलने की या साइंटिफिकली बैक्ड अप बात मिलने की संभावना कहाँ पर ज्यादा है। तो पहला सुना हुआ। लेवल नंबर 2 कहीं पे लिखा हुआ, व्हाट्सएप कहीं। लेवल नंबर 3 कहाँ, मान लो कि भैया इंटरनेट पे लिखा हुआ, कोई बंदा गया इंटरनेट पे जाकर के उसने टाइम निकाला और अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से लिखा। लेवल नंबर 3। लेवल नंबर 4 कि कोई ऐसी जगह हो जो वेबसाइट ऐसी जानी मानी हो कि जो केवल उसी तरीके की बातें लिखती हो, साइंस से बैक्ड अप।
ओके, लेवल नंबर 4। ओके फाइन, नेक्स्ट लेवल कि कोई आर्टिकल आपने पब्लिश किया हो किसी ऐसी जगह में जहां पर वो लोग उसी तरीके के आर्टिकल पब्लिश करते हो, साइंस से रिलेटेड आर्टिकल है ना, वहां पे कोई पीयर रिव्यूड की बात नहीं हो रही। लेवल नंबर 6 कि कोई आपने पेपर पब्लिश किया, लेकिन पेपर भी ऐसे पब्लिश होते हैं जो कि दो तरीके के, पीयर रिव्यूड और आपके बगैर, आप बस सबमिट कर दो वो लोग पब्लिश कर देंगे। लेवल नंबर 8 कि आपने जब पेपर पब्लिश किया उसको आपने ओपन एक्सेस रखा, ओपन एक्सेस रखें चाहे ना रखें, लेकिन उसी धंधे में जो लोग लगे पड़े हैं वो लोग उसको पढ़ेंगे और बताएंगे कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हो गया लेवल नंबर 8, पीयर रिव्यूड आर्टिकल। लेवल नंबर 9 जो पेपर पीयर रिव्यूड वाला है भी, वो प्रेडेटरी जर्नल तो नहीं है कि भैया पैसे दे करके आप छपवा सकते हो, बिल्कुल छपवा सकते हो। तो आप देखोगे कि जर्नल कौन सा है। जर्नल जैसे कि रूल ऑफ थंब हो गए कि वन वर्ड जर्नल बोलते हैं, सेल, लैंसेट, ब्लड, साइंस, नेचर, सेल, इसको बोला जाता है वन वर्ड जर्नल्स। और भी हैं बढ़िया वाले, तो आप क्या देखेंगे, उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखेंगे कि अच्छा बढ़िया जर्नल किससे पहचाना जाता है कि आपका पेपर पब्लिश्ड हो जो कि पीयर रिव्यूड हो और एक ऐसे जर्नल में पब्लिश्ड हो जिसका के इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो। यहाँ से ये हम संभावना बढ़ा रहे हैं, गारंटी अच्छे कहीं भी नहीं है, इम्पैक्ट बस फैक्टर की संभावना क्या परिभाषा होगी भाई? है। पहले तो इम्पैक्ट फैक्टर ही देख लेते हैं। अच्छा ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर जर्नल, मान हम्म, लीजिए 1 साल या 2 साल, 2 साल ज्यादातर लोग लेकर के चलते हैं, 2 साल में उसने कितने हम्म, पेपर पब्लिश किए, भाग हम्म, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कलेक्टिव साइटेशन दे वर एबल टू अटेन। इससे ये इसको कहते हैं कि आपने क्या निकाला है, इम्पैक्ट फैक्टर निकाला है। मतलब कि किसी जर्नल में अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर 10 चल रहा है, जैसे नेचर कम्युनिकेशन का मान लेते हैं 10 चल रहा है, तो 10 इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब है कि ऑन एन एवरेज इस पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश होने वाला हर पेपर मरे से मरे 10 आपका एवरेज लेवल पर साइटेशंस ले ही आता है। तो ये हो गया आपका क्या कि नंबर ऑफ पेपर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइटेशन से आप इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह निकाल सकते हैं। तो अब क्या हो गया, जो बायोलॉजी के अंदर में, आई एम नॉट श्योर अबाउट फिजिक्स वगैरह के अंदर में, तो हम मान लेते हैं कि अगर 10 से ऊपर में आपका पब्लिश हो रहा है कोई इम्पैक्ट फैक्टर, तो आप बोल देते हैं कि हाँ बढ़िया पब्लिश हुआ है, गुड, नाइस। 4-5 को आप ओके ठीक है, 10 वाले को आप बोल सकते हैं बढ़िया भाई, बढ़िया काम चल रहा है। 0.34 को। जर्नल ऑफ न्यू जर्नल इंग्लैंड मेडिसिन, क्या बोल रहा हूँ, आगे पीछे मैंने कर दिया है शब्दों को। ये मेडिसिन का नंबर 1 माना जाता है, जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ये नाम है, क्योंकि ये अकेला जर्नल है जो लंबा नाम है लेकिन औकात बहुत ज़्यादा है इसकी। बाकी तो जैसे लैंसेट, ब्लड, ये सब तो वन वर्ड वाले जर्नल होते हैं, इनके इम्पैक्ट फैक्टर 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। अच्छा, तो अब इसके आगे बोले कि जरूरी थोड़ी है, दुनिया का वो पेपर लैंसेट में पब्लिश हुआ था जिसकी वजह से सारा का सारा मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट वैक्सीन के वैक्सीन कॉजेज ऑटिज्म, ये जो स्टेटमेंट है, ये जिस जिस पेपर की वजह से दुनिया में पॉपुलर हुआ और लोगों में सबसे ज़्यादा खौफ आज तक फैला हुआ है वैक्सीनेशन का, वो पेपर लैंसेट में पब्लिश हुआ था। तो ये भी कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि पेपर अगर आपका खतरनाक जगह पब्लिश हो गया है तो वो मतलब होलियर देन दाउ है। हम हमेशा संभावना को बढ़ाते जा रहे हैं। अब उसके बावजूद भी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि नेचर कम्युनिकेशन में आपने पब्लिश तो कर दिया, आपके साइटेशंस ही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जो असल में धंधे के अंदर के लोग हैं वो पूछते ही नहीं है कि कौन सी जगह है, वो सीधे पूछते हैं भैया अपने अपने इस पेपर के साइटेशंस बताओ, कितने साइटेशंस हुए हैं। तो इससे अगला लेवल 10-11 जो भी चल रहा है, ये अब साइटेशंस पे पहुंच चुके हैं हम। और साइटेशन के बाद जो उससे ऊपर का लेवल भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज द एक्चुअल एनालिसिस ऑफ द पेपर डायरेक्टली, कि अब आप में औकात है कि उसका मेथोडोलॉजीज, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसने क्या लिया है, उसने पी वैल्यू, ई वैल्यू क्या लिए हैं, उसने उसके इन्फेरेंसेस क्या निकाले हैं। तो वहां पर जाकर के जब आप, वो टर्मिनल लेवल है, वो सबके पास नहीं। अब ये है पूरा का पूरा रेंज। अब सभी लोग इस रेंज में अलग अलग जगह खड़े हुए हैं। अब हमारा बस काम ये रहता है कि हम जितना हो सके आगे वाले पेपर्स को, या जितने भी राइट साइड पे पेपर रखा हुआ है उसको जितना हो सके आम शब्दों में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाएं, जो जब लोग आपस में व्हाट्सएप पर शेयर करें तो हमारे बताए हुए शब्द ज्यादा पॉपुलर हों। अगेन वो केवल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो ये एक खाका रहेगा सोचने का। तो यहाँ पर हमने बात करी इम्पैक्ट फैक्टर की और रिसर्च पेपर की, और एक्चुअल में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसका रिसर्च आता कहाँ से है। ठीक है। और इन्होंने जो मुझे बातें बताई कि इम्पैक्ट फैक्टर 10 तक भी होता है, तो उससे मेरे तो काफ़ी ज़्यादा विचार जो है काफ़ी ज़्यादा। क्यों क्यों क्यों? यार मैं एक जगह काम करता था, नाम नहीं लूँगा, ठीक है? अच्छा अच्छा। क्योंकि
मैं उस जगह काम करता था और ठीक ठीक ठीक। वहाँ पर जितने भी रिसर्च पेपर थे, मतलब हम्म दैट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहाँ पर हम्म, जितने भी पेपर थे, किसी का भी 1 से ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर नहीं था। अच्छा कोई भी ठीक। रिसर्च जर्नल हो, किसी का भी 1 से ज़्यादा हम्म इम्पैक्ट फैक्टर है ही नहीं। कह रहे यार ठीक है, इतना ही होता होगा, अभी आप कह रहे हो 10 नॉर्मल होता, अबे भाई ये क्या बात है? नहीं 10 में मतलब कि आपके सुनने वाला कि कान में पड़े कि 10 में पब्लिश किया है, ओके अच्छा हाँ, है, नाइस। अच्छा। मतलब एक आध को तो ये है कि वो तो उसमें ही कंसीडर नहीं होता है, मतलब कि आपने इट्स लाइक कि आर्टिकल पब्लिश किया है इंटरनेट पे, इट्स एज गुड एज हुँ, दैट। नाइस। बाकी जो पेपर हमारे इंडिया और चाइना का तो नाम इतना ज़्यादा बदनाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर में, कि चाइना में तो फिर भी जो अपर बाउंड्री उन लोगों ने क्रॉस की है बहुत अच्छे तरीके से, हुँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रिडेटरी जर्नल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप पैसा दीजिए, क्योंकि क्या है ना कि हमारे इंडिया के अंदर में जो सरकारी नौकरी मिलती है ना कॉलेजेस वगैरह के अंदर में, वहाँ हुँ, पर लोगों ने एक सरकार ने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स डाली रहती हैं कि इतने पेपर हुँ, होने चाहिए। तो वो उतने पेपर होने चाहिए के चक्कर आई थिंक पीएचडी में आपके 2 मिनिमम पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। किस हाँ जर्नल में ये होंगे वो नहीं। ये हाँ पीएचडी के लिए बता हाँ रहा हूँ मैं शायद। और ये बता रहे हैं आप, और मैं बस जस्ट जस्ट टू लेट यू नो कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आप बगैर पेपर्स के पीएचडी करें। मतलब आईसेस में जो मेरे गाइड्स थे उनकी पीएच हुँ, कई ऐसे गाइड्स थे जिनकी पीएचडी हुई है विदाउट पेपर, और फिर उनके बाद में नेचर वगैरह में भी पेपर है बढ़िया तरीके से। तो ये अच्छी बात है एक तरीके से, क्योंकि तुमने वो हटाया ना। वैसे तो इंडिया वाले उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ पब्लिश नहीं करना, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम लोग कर लेंगे। क्योंकि इंडिया में तो पीएचडी कौन करता है, वो लोग कर रहे हैं ना ज़्यादातर, जिनको जिनको बाहर मास्टर्स के बाद बाहर निकले, और बाहर मिल रहे हैं 25-30 हज़ार रुपए, और पीएचडी में मिल जाएंगे 32-35 हज़ार रुपए। तो बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि पीएचडी भी मिल जाएगी, और बाहर से कंपैरेटिवली 2 रुपए ज़्यादा भी मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ा तबका है ये करने वाला कि सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च के लोग बहुत कम है, और जो हैं वो निकले पड़े हैं, बाहर हैं वो मैक्स प्लैंक में मिलेंगे, वो एनआईएच में मिलेंगे, और इंडिया के बाहर जर्मनी तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भरा पड़ा है। इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूएसए, मतलब यूरोप के अंदर में मिल जाए बढ़िया। इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है बाहर, ये वाली रिसर्चर्स वाली। इंडिया और चाइना में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया गया है कि मतलब अभी मतलब हमारा है ना कि इतने पेपर पब्लिश होने चाहिए। अगर पेपर पब्लिश का चीज़ नहीं होगी, तो फिर पीएचडी को कैसे अवॉर्ड किया जाएगा? दोनों है ना, फायदे भी नुकसान भी दोनों है, क्योंकि फिर आपके लोग या तो स्टूडेंट एक्सप्लॉइट करेंगे कि भैया हुँ, हुँ। हमको तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, बैठे हैं कोई काम धंधा नहीं कर रहे, पूरे 5 साल निकाले, पैसा लिया सरकार से, कुछ पब्लिश नहीं किया, पीएचडी भी ले ली, जीवन का आनंद भी ले लिया। और उधर से वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो गई कि प्रेडेटरी जर्नल्स एग्जिस्टेंस में आ गई, जो 10-10 20-20 50-50 हज़ार रुपए के अंदर में आपका पेपर जो है पब्लिश करने के लिए तैयार। 50,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर 10-10, 20-20 हाँ हज़ार मतलब काफ़ी सही है। बट हाँ, कि अगर अब उसके अंकित अंदर में वो है ना भाई। कि जो बंदा जैसे कट जाए। सही बात है। तो ये बताइए कि आप अपनी रिसर्च में जब कभी कर रहे हों, कब काफ़ी हम्म अतरंगी-अतरंगे रिसर्च पेपर आए हों सामने, नहीं कुछ नहीं ऐसा हुआ मतलब है कि कभी? हाँ, अतरंगी रिसर्च पेपर से ज़्यादा खतरनाक उन लोगों की किताबों में मिलती है जो लोगों ने बहुत 10-10 20-20 साल काम किया होता है। जैसे कि सबसे अतरंगी अगर नंबर 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो विदाउट एनी डाउट ऑलिवर सैक्स और वीएस रामचंद्रन। ऑलिवर सैक्स न्यूरो साइंस के मतलब कि जो अटपटी न्यूरो साइंस, मतलब अटपटी न्यूरो साइंस कैसे कि ये कौन है, ये मेरी बीवी है, मतलब वो लोग, कोई डॉक्टर आया, डॉक्टर के पास बंदा आया, डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और क्या नाम है, डॉक्टर ने हाथ देखा, बोला ये वाला नहीं, ये वाला, और जहाँ देखा वहाँ हाथ ही नहीं था। ये अतरंगी जिसको बोल सकते हैं ना, कि ये अतरंगी कि ये जो डॉक्टर मुझे 7 जो है ना, वो मुझे ग्रीन कलर में नजर आता है, और 10 जो है ना मुझे रेड में नजर आता है, और दे आर रियल स्टेट्स, वो सच बोल रहे हैं सब लोग। और इन सब के इलाज भी एग्जिस्ट करते हैं, इन सब की एग्जिस्टेंस इसको बोलते हैं सिनेस्थीसिया। सिनेस्थीसिया के हमारे एक दो सेंसेस का आपस में इंटरमिंगल हो जाना। तो आप सोचोगे कि यार मैं कैसे प्रूव करूं कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, कि इसको ग्रीन जो है साथ में नजर आ रहा है। तो क्या करो, एक ब्लैक एंड व्हाइट शीट पे सारे नंबर्स लिख दो, बहुत सारे रैंडम होने चाहिए, स्कैटर्ड होने चाहिए, उटपटांग होने चाहिए, और उसको बस ऐसे दिखाओ 3 सेकंड के लिए। अगर उसको वाकई में 7 हरा नजर आता है, तो वो 2 सेकंड में बता देगा कि इस पूरी शीट पे 5 7 थे, है ना। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं है देख सकने वाला इस तरीके की चीज, तो आप उसको दिखा दो कि वो ढूंढ ही नहीं पाएगा, वो पजल है उसके लिए।
लेकिन जो दूसरा बंदा है, जो सिनेस्थीसिया वाला बंदा है, उसके लिए वो पजल लिखेगा, वो हाईलाइट लोगों को साउंड हाइलाइटेड तक दिखाई सुनाई दे देता रहा है है। उसको। तो इस तरीके की जो कहानियाँ हैं ना, जो अतरंगी वाली कहानियाँ हैं, वो मेरे ख़्याल में इस तरीके की किताबों में कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि हम जब करते थे, तो वो प्योर साइंस है ना, वो इतनी प्योर साइंस है कि अतरंगी पेपर कभी-कभी ही डिस्कशन में 5 साल में 1-2 बार इधर-उधर नज़र आ गए तो आ गए, वो प्योर साइंस है। वो ये कितना ये ख़्याल देखना, ये ख़्याल कितना खूबसूरत है कि जैसे ही किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन पता चलती है, उसका जादू ख़त्म हो जाता है। आप लगा लो, आप लोगों को ये मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें से हो सकता है कोई बात लगे, जैसे ये बात थी कि किसी बंदे को 7 जो है, वो कलरफुल नज़र आता है। ये बात सुन कर के किसी को लगेगा, अबे भाई क्या बात है! लेकिन उसे ये बात नहीं मतलब दिमाग फाड़ू लग रही कि कोई बंदा 2 अलग-अलग जगहों पे बैठे हुए, अपने-अपने कमरों में लाइट बंद करके, एक काले डब्बे के सामने बात कर रहे हैं। और वहाँ से कुछ तो है जो निकल कर के ऊपर आसमान में जाता है, और फिर उसकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है केवल डॉट की फॉर्म में, और वो उसे सुन कर के एक्चुअल में वही सुन पा रहा है जो इस वक़्त हम बात कर पा रहे हैं, और समय के पार, मतलब कि ये हम इस वक़्त अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो कभी और सुन रहा है। उसको ये सारी चीज़ें दिमाग फाड़ू लग ही नहीं रही है, क्योंकि ये इनका जादू खत्म हो गया ना। एक्सप्लेनेशन पता कर चलते ही चीज़ों का जादू खत्म हो जाता है। मैजिक की डेफिनेशन ही ये है कि जब तक वो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन ना बताओ। जैसे ही एक्सप्लेनेशन देंगे आप, मैजिक ट्रिक का भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि ऐसे किया, उस मैजिक ट्रिक का मैजिक खत्म हो जाता है, वो ट्रिक रह जाती है केवल। अभी अभी सुहानी शाह का ये एक स्टेटमेंट था कि जो लोग मैजिक के लिए मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैजिक को कि ये ऐसे ऐसे होता है यूट्यूब पे, वो पूरा मैजिशियंस की पूरी मतलब लोगों का, ऑडियंस का और मैजिशियंस का पूरा वो बर्बाद कर रहे हैं। मैंने सुना नहीं है ये स्टेटमेंट उनसे, लेकिन आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि आप ऑनर कर लीजिए ना उस चीज़ को कि क्यों खराब कर रहे हो, क्योंकि फिर लोगों को और आगे घुसना पड़ेगा, उसके अंदर में जाना पड़ेगा, नया कुछ ऐसा लेकर आना पड़ेगा, लेकिन उसके वेरिएशन ही तो आ जाएंगे। अब वेरिएशन में आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाओगे कि ये कैसे हो रहा है, और लेट इट बी द मोमेंट द पर्सन इज सेइंग कि यस आई एम डिसीविंग यू, बट आई एम टेलिंग यू दैट आई एम डिसीविंग यू, वो गुड, इट्स गुड। लेकिन वही है ना कि वो जब साईं बाबा जो थे वो भभूत निकाल करके दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि इससे लड़का ही होगा, तो फिर वहाँ उनको पकड़ने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ दिस इज़ अ ट्रिक, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू कि ये कैसे हो रहा है, बट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ अ ट्रिक, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। क्योंकि अगर उसके अंदर में भी देखोगे ना आप, तो ये जेम्स रैंडी का स्टेटमेंट है। जेम्स रैंडी वन ऑफ द फिनोमिनल मैजिशियन हु हैज़ एवर एग्जिस्टेड, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी सूडो साइंस के खिलाफ भी। उन्हीं का है, अगर आपने कभी सुना हो तो मिलियन डॉलर प्राइज़ है कि अगर कोई व्यक्ति कभी भी कोई होम्योपैथी प्रूव कर दे, या फिर ये प्रूव कर दे कि भूत प्रेत होते हैं, या किसी के पास कोई दैवीय शक्ति है ये प्रूव कर दे, तो वो अभी भी होम्योपैथी का एग्जिस्ट आपने करता है। नाम लिया, मैं जानना चाहूँगा होम्योपैथी के बारे में। तो होम्योपैथी का नाम लेने का कोई ख़ास कारण? काफ़ी लोग इस क्योंकि पे बिलीव होम्योपैथी का करते हैं। नाम लेकर के ये प्राइज़ एग्जिस्टेंस में आया था। मतलब उन्होंने, हाँ, होम्योपैथी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर किसी को पता चले, हुँ, हुँ। तो वो प्रिंसिपल्स पता चलते ही या तो अपनी 8वीं क्लास को मान सकता है वो, या फिर होम्योपैथी को मान सकता है। ये दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएँगे। आई एम नॉट श्योर ओके। कि आपको होम्योपैथी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता हैं कि नहीं पता हैं? कुछ-कुछ पता कि है, कुछ-कुछ पता है, जैसे बट मैं दोबारा से जानना चाहूँगा। पहला, लाइक क्योर्स लाइक, कि अगर आपको साँप के काटने से वो हुआ है, मतलब प्रॉब्लम हुई है, तो सांप के कांटे का ही लगाएंगे। अगर आपको कोई एलर्जी है तो उस पे कॉकरोच, ये दीज आर रियल ड्रग्स बाय द वे, ये कॉकरोच का ही एक्सट्रैक्ट निकाल लगा करके और उसको ही आपको दिया जाएगा। जो चीज़ जिससे होती है उसी से क्योर होती है, प्रिंसिपल नंबर 1। और ये एक बंदे ने लिख कर आया, हमारे सैमुअल भाई साहब हैं, वो एक दिन उठे, बोले कि मैं होम्योपैथी बनाऊंगा, उन्होंने बनाई, आज तक वही चल रही है, खत्म। अच्छा, तो और इसके अंदर में बहुत मतलब बढ़िया है भैया, पूरा मंत्रालय है भाई हमारे पास, आयुष मंत्रालय है, तो ऑब्वियसली बैकलैश आना ही है, हर तरफ से आना ही है। तो वो हो चुका है पहले भी, मतलब मेरे साथ, क्या आई लव इट। इंटरनेट पे सबसे बुरी चीज़ है टू बी इररिलेवेंट। अगर आपको लेकर लोग लड़ रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, गुड गुड फॉर यू। तो दोबारा से अगला स्टेटमेंट, 8वीं क्लास में बच्चे को सीरियल डाइल्यूशन पढ़ाया जाता है। मोल का कॉन्सेप्ट पहली बार 8वीं क्लास में आना शुरू होता है। तो रोल का कॉन्सेप्ट मतलब 9th आसान से मैं 9th बताता हूँ 9th कि हाँ, 9th में मोल का कॉन्सेप्ट, लेकिन हुँ, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का, वो हुँ, 8वीं हुँ। क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है 8वीं क्लास में वो बताया जाता है। कि डाइल्यूशन तो पता चलेगा बच्चे को, हुँ, हुँ, हुँ। कि आपने क्या करा कि आपने एक बूंद 1 लीटर में अगर डाली ऐसे करके, तो ये आपने डाइल्यूट कर दिया ना।
अब क्या है कि हुँ, वो जो दवाई के 10 मॉलिक्यूल थे, पानी के 99 मॉलिक्यूल थे, तो दिस इज हुँ, नियरली 1% ऑफ द होल सॉल्यूशन। हुँ, हुँ, अब इसके अंदर में उनकी दलील ये है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन फैक्टर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी पोटेंसी, मतलब उसकी ताकत किसी चीज को क्योर करने की और ज्यादा बढ़ती जाती है। और डाइल्यूशन फैक्टर कोई छोटा मोटा नहीं है। डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पर चलते हैं एज गुड एज कि पूरे 7 समंदरों में जितना जल है, उस जल में आपने एक बूंद डाल दी हो, इस लेवल का डाइल्यूशन फैक्टर चलता है होम्योपैथी के अंदर में, विच इज, और वो भी मानते हैं कि उसके अंदर में एक भी एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है। तो बोले ओके, फिर हाउ इज इट इवन ट्रीटिंग द पर्सन? देन कम्स द थर्ड प्रिंसिपल एंड विच इज द वाटर हैज मेमोरी प्रिंसिपल, कि भाई हम मानते हैं कि उस हाईली डाइल्यूटेड चीज जिसमें एक भी मॉलिक्यूल एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं बचा है, उसके बावजूद पानी, वो एक्चुअल में 100% वाटर के मॉलिक्यूल काम करते हैं, क्योंकि पानी को याद है कि उसने किसको छुआ था। वाटर हैज मेमोरी। तो ये 3 जैसी ही चीजें आप उठाएंगे तो आपको आपको बस 8वीं क्लास अपनी पता करनी है। अब आपको लगता है कि हाँ ठीक है। होम्योपैथी की दवाइयाँ खा चुका हूँ और होम्योपैथी की दवाइयाँ मतलब अभी भी यूज़ होती हैं और मेरे घर में भी बिल्कुल यूज़ बिल्कुल। होती हैं। तो होम्योपैथी के अगर कोई दवाई खाता है यार, वो बड़ा मतलब गले में लगने वाली चीज़ होती है। ऐसा लगता है अल्कोहल, अल्कोहल सा पी रहे हैं अल्कोहल ही है, और अल्कोहल बेस्ड अल्कोहल ही मेडिसिन है। है। अल्कोहल ही तो है, कैसे वो कुछ मतलब और फिर चीज नहीं काम है, इट कैसे इज कर रही है? अल्कोहल। मतलब लोगों के लिए काम कैसे कर रही है अगर कर भी रही है तो? क्योंकि बहुत कई लोग सारे ऐसे हैं इसके जो अंदर में, हाँ हाँ। हाँ, जो ये दवाइयाँ ले रहे हैं एंड दे आर सेइंग दैट दे फील रिलीव्ड। बिल्कुल, जब आप जाएंगे तो आपको कोई सुनने वाला होगा तसल्ली से। आपको जो द थिंग्स दैट मॉडर्न मेडिसिन नीड्स टू इम्प्रूव इन इटसेल्फ, और जो कि 2019 के अंदर में जो एमबीबीएस का सिलेबस है उसके अंदर में एक नया एक सेक्शन आया है विच इज़ कॉल्ड एज एटकॉम मॉड्यूल, विच इज़, क्योंकि आप देखें तो भारत में वी हैव बीन ट्रेन्ड कि जब तक डॉक्टर लताड़ के बात नहीं कर रहा है, जब तब तक वो बड़े डॉक्टर नहीं है। कि अगर आपसे कोई प्यार से बात कर ले तो आप उसको मान के ही चलते हैं तो छोटे डॉक्टर हैं। बड़े डॉक्टर तो आते हैं फटाफट से लताड़ते हैं जल्दी से, बस मुंह भी देखते नहीं है, दवाई लिखते हैं, चले जाते हैं। ये परसेप्शन है। परसेप्शन क्या है? विच इज रियलिटी। और इसके लिए ही एमबीबीएस के सिलेबस में एटकॉम मॉड्यूल्स को ऐड किया गया है, एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। कि भैया आपको न्यूज़ ब्रेक करनी है मौत की, या आपको एटीट्यूड किस तरीके का रखना है। आप देखेंगे आपको ज़मीन आसमान का अंतर पता चल जाएगा। द वे, अगर आपने यूएस के शोज देखे हों, द वे दे गिव यू ऑप्शंस, है ना, दे एक्सप्लेन यू एंड दे गिव यू ऑप्शंस। और 20 मिनट्स एवरेज टाइम अगर डॉक्टर के साथ बैठने का है। इंडिया में तो आप 3 मिनट भी नहीं, मतलब डॉक्टर ने देखा आए, लेगा बाहर, आप सेंस भी नहीं बना पाएंगे तब तक आप डॉक्टर के रूम से बाहर निकल जाओगे। और बात तो करना ही नहीं। इट इज कॉल्ड कंसल्टेशन। इफ यू रिमेंबर, इट्स नॉट कॉल्ड के डॉक्टर इलाज दे रहे, इसको कंसल्टेशन बोला जाता है ना। कंसल्ट करने में आप क्या करते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे ना। कभी देखा है आपने डॉक्टर से वाद विवाद चल रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है? नहीं, वो कंसल्टेशन तो नहीं हो रहा है उधर। तो इसके लिए अब आप देखें कि वहां पे क्या क्या चीजें मिल रही हैं एक्चुअल में, जो वैल्यू मिल पा रही है आपको। आपको सुन रहा है कोई, आपको बैठ करके आपकी दिनचर्या पूछ रहा है कोई, ऐसे ऐसे सवाल तक पूछे जाते हैं आपसे कि आप बोलेंगे ये इसका कोई लेना, सपने कैसे आते हैं, ये इसे लेकर के एक चीजें गर्म ठंडी ऊपर नीचे, आपसे बैठ करके इत्मीनान से कोई व्यक्ति थोड़ी देर बात भी कर ले, आपकी दिनचर्या सही कर हो जाए, आपका खाने का सलीका तरीका अच्छा किया जाए, आपकी दिनचर्या सोने का पैटर्न, आपको जो भी ये तो मतलब मान करके चलते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले कि ये तो कर ही लेंगे। हम कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो जो इलाज होता है ना, जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में इलाज होता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है वैसे। एक को कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, एक को कहा जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। एक जिसमें डायरेक्ट दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, एक जिसमें आप इंटरवीन कर रहे हैं, बट दिस इंटरवेंशन इज नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब कि इसमें फार्मेसी इंटरवीन नहीं करेगी। इसमें उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो दिनचर्या चल रही है, उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो खाना चल रहा है, उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्लीपिंग पैटर्न चल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेस चल रहा है, उसकी स्ट्रेसर्स को ख़त्म करना उसकी लाइफ से। उसके अब या तो भाई, या तो आपकी ज़िंदगी से वो स्ट्रेसर ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रही है, या फिर वो दवाई दे दो। ऑप्शन है ना। तो
क्या सही तरीका है? पहला सही तरीका है कि भैया आप नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से घुसें, और जब आपको लगे आखिर में कि ओके फाइन, आई नीड टू गिव दिस पर्सन एट द एज अ फर्स्ट एड, इसको देना पड़ रहा है मुझे थोड़ा सा क्या नाम है दवाई, लेकिन विल मेक श्योर कि इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल से लेकर के ही जाया जाए बेसिकली। इतना आपको दिख रहा है कि बर्डन आप एक श्रुति राजगोपालन, दोनों में से एक नाम है, उनके पेपर है बहुत फेमस हुए थे कोविड के दौरान, उन्होंने निकाला था इंडिया का मेडिकल बर्डन। तो मेडिकल बर्डन निकाला कि इंडिया में है कितना, प्राइवेट कितने हैं, सरकारी कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, पर बंदे इलाज कितना है, खर्चा कितना होता है। उन्होंने बहुत तगड़ी रिपोर्ट निकाली थी। वो भयावह रिपोर्ट है भारत की, कि इतनी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन चल रही है कि भारत में, कि आप ये समझ लीजिए मेडिकल किस इंडस्ट्री कैसे चल रही है पता नहीं। डेटा देख करके तो ये मतलब आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? पेपर के अंदर में आपको डायरेक्ट मिलेगा कि भैया पर लाख कितने डॉक्टर होने चाहिए और कितने डॉक्टर हैं। आपको पता चलेगा कि कितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर में है। मैं निकाल लेता हूँ, पेपर ही निकाल लेता हूँ, कितने प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि मैंने जब जब कोविड आया था तभी मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा था। इस सिचुएशन इस तरीके की है, आप समझ लीजिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर मेजॉरिटी ऑफ लोड को लेकर के चल रहा है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, एम्स दिल्ली के अंदर में अभी 100% मतलब कि वो नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है वहाँ पे अभी, 20 से 30% हमेशा जॉब खाली है। वो एम्स दिल्ली अपनी हाईएस्ट मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकता, करेगा भी तब भी बाहर से लोग और आने के लिए तैयार है। दिल्ली में रहते हैं आप, यार उसके फ्लाईओवर के नीचे कितने लोग हैं? यार उसके फ्लाईओवर के आई नीचे वर्क कितने नियर लोग हैं? एम्स दिल्ली, सो आई हाँ, नो कि क्या ओपीडी हालत के है? बाहर, यार इमरजेंसी के बाहर, ओपीडी के बाहर क्या हालत है यार वहाँ लोगों तो की, लिटरली। हमारा मेडिकल बर्डन इंडिया पे इतना ज़्यादा है सच में, कि एक पूरा का पूरा मार्केट एग्जिस्ट करता है जिसको फिर होम्योपैथी केटर भी कर सकता है। बात हो रही है आपका वाकई में भाई लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना आपकी उसमें। आप समझिए ना कि लाइफस्टाइल सही करने से कितनी ज़्यादा चीज़ें सही होंगी। हर बार ज़रूरी नहीं है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करना। तो और उसके बाद केवल और केवल दे पाना, कि आपको मैं दोनों में अंतर होना, केवल आपको बोल दूं कि लाइफस्टाइल सही कर लेना प्लस, या फिर बोलूं लाइफस्टाइल सही कर लेना प्लस आपको कुछ गोलियां दे दूं, एंड द वर्ड प्लेसिबो, कि किस तरीके से टू टू नो और टू बिलीव इन समथिंग कैन एक्चुअली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। वो अपने आप में एक पूरी पूरी दुनिया है प्लेसिबो की जो एग्जिस्ट करती है हमारे पास पूरा। जब हम 14 साल लगाते हैं, 10 से 14 साल लगते हैं किसी पर्टिकुलर आइडिया से एक गोली मार्केट तक आने में, तो वो पर्टिकुलर जो 14 साल, 10 से 14 साल जब लग रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर गोली को आने में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान जो ट्रायल, जब हम बोलते हैं ना कि भाई अभी तो एनिमल ट्रायल चल रहा है, अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, अभी ये ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल के वक्त क्या हो रहा है? उस ट्रायल के वक्त यही तो हो रहा है जिसको जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज डबल ब्लाइंड कंट्रोल। क्या होता है डबल ब्लाइंड कंट्रोल? दो लोग अंधे हैं, डबल ब्लाइंड, दो लोग अंधे। कौन कौन अंधा है? पेशेंट अंधा है, डॉक्टर अंधा है। दवाई दी जा रही है, डॉक्टर ही दे रहा है, पेशेंट को ही दे रहा है, लेकिन ना डॉक्टर को पता है कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली दवाई दे रहा है, या चीनी दे रहा है, शुगर पिल दे रहा है, हाँ। या विटामिन पिल दे रहा है। तो यहाँ दोनों को ही नहीं पता होता है। फिर हम बैक एंड में एनालिसिस करते हैं कि आखिर कहाँ पर सच में वो दवाई माने पता भी चल रहा है कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा कि सर दर्द की दवा की आप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं, और उसके अंदर में जिन लोगों को दी गई है पुड़िया और जिसमें सच में शुगर थी, वो लोग बोल रहे हैं आकर के हाँ सर मजा आ गया, मतलब बढ़िया, सर दर्द खत्म हो गया। तो वी अंडरस्टैंड के किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी भी इसका एक बड़ा पार्ट एग्जिस्ट करता है। तो इन इनके बेसिस पे हमें पता चल पाता है कि थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लगता है कि ओके फाइन, दिस इज हाउ दे आर somehow एडिंग वैल्यू इन द सिस्टम, हेंस दे आर एग्जिस्टिंग। वो देश, वो जगह जिन जिन देशों से निकली है, उन देशों ने उसकी फंडिंग खत्म कर चुके हैं। वहां जर्मनी में भारत के लोग मॉडर्न मेडिसिन पे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। भारत में होम, वो जिस देश से चला, जिस व्यक्ति की वजह से चला, वो वहां पे खत्म होता चला जा रहा है, और इंडिया जैसी कंट्री में वो फ्लरिश करता चला जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके इंडिया से जैसी वैल्यू कंट्री प्रोवाइड में कर। होम्योपैथी फ्लरिश कर रहा है। हाँ, ठीक है, नाउ कनेक्ट।
अच्छा, तो इस पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि हम इसके बारे में बात करने के लिए कितने सक्षम हैं, हम दोनों, मतलब आप और मैं। हम्म, बट स्टिल आपने बोला 14 से 15 साल तक एक ड्रग पर रिसर्च होती है एंड देन वो मार्केट में आता है, ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, उसको यस। यूज़ कर सकें। बात आती है फिर एक एकदम ही एक्सट्रीम सिनेरियो की, जो कि 2020 में हमें देखने को मिला, दैट वाज़ कोविड-19 एंड ड्यूरिंग दैट टाइम 2020 में कोविड आया, 2019 मान लेते हैं फर्स्ट केस तक, ठीक है? 2020 में पूरा टाइम कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, देन उसके बाद कुछ मतलब नाम नहीं लूँगा उन लोगों के, कुछ गधों ने अपनी दवाई कोरोनिल लॉन्च करी। फिर उसके बाद बैकलैश अभी तक उन लोगों को, मतलब नहीं, मतलब लोग अभी भी मानते हैं कि उन्होंने सही काम किया था, खैर वो उसके बारे में नहीं। बट स्टिल जो 14-15 साल का प्रोसेस था, उसे 1 साल में हमने अचीव कैसे किया? उसके बाद जो हमने उस वैक्सीन को बना के जो लोगों में लगवाया है, ठीक है? सो उससे एक्चुअल में अभी हम कितने सहज हैं कि भैया ये काम करेगा ही कि नहीं करेगा? उत्तर हाँ, प्रदेश के अंदर जी में सर। हमारे पास हैं 38 डॉक्टर 1 लाख पर, छत्तीसगढ़ 34, ओके, सो झारखंड में अभी यहाँ पर 13। जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, वो हमारी हाँ, पुरानी वाली बातचीत से ये बातचीत रिलेट होती है कि पर लैख हमारे कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इंडिया में? जी हाँ सर। तो ये पूरा का पूरा पेपर है, ये शुरुआत में हुँ, एक्सेसिंग द हेल्थ केयर कैपेसिटी ऑफ इंडिया, हुँ, पृथ्वीराज गोपालन का पेपर है। और इसके अंदर में बस आप बस देखते जाइए कि जो ग्राफ्स हैं बस उसी को उठाना है आपने, केवल और केवल। जैसे ये है कि प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर है, और इंटरेस्टिंगली इनफ के पर कैपिटा ही होना चाहिए डिस्कशन, और पर कैपिटा ही है पूरे के पूरे हुँ, पेपर में हर जगह। आपको बिल्कुल भी वो तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी कि हाँ ये तो जी आप डिवाइड करो पहले, स्टैटिस्टिकल नॉर्मलाइजेशन करो, पहले से ही नॉर्मलाइजेशन है, पर कैपिटा ही हुँ, देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड का है, और वर्ल्ड के हुँ, कंपैरिजन में जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है दैट इज द प्राइवेट सेक्टर, और ये जो ऑरेंज में नजर आ रहा है दैट इज द, सॉरी, ऑरेंज वाला प्राइवेट सेक्टर है और ब्लू वाला गवर्नमेंट सेक्टर है। और इंडिया में जो ज्यादातर भार उठाए हुए हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, गवर्नमेंट ने। हुँ, लोगों को लगता है सोच करके कि यार गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको जो ऑन पेपर देखने के लिए मिलेगा कि वी आर हुँ। लैकिंग टू मच, कि भाई अभी इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इतना जर्जर है कि ऑटोमेटिकली इस बात की पूरी पूरी संभावना इकट्ठी होंगी कि भाई वो व्यक्ति क्यों बोलेगा कि जब जा रहा है 4 बार ओपीडी, और 4 बार ओपीडी में जाकर के उसका नंबर तक नहीं आया, तो एक बार तो हुँ। अपने घर के बगल वाले ओपीडी वाले उस पे होम्योपैथी वाले भैया पे जाने की उसकी संभावना है ना। यार एक्चुअल में इट इज़ अ नाइटमेयर यार, अंकित भाई, लिटरली, हम्म, मतलब मैं सही बताऊँ तो इट इज़ अ नाइटमेयर, मतलब गोइंग इनटू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, मेरे पास सीजीएचएस कार्ड था, हम्म, स्टिल इट वाज़ अ हम्म। नाइटमेयर फॉर मी टू गो अलोंग विद माय मदर, कि मम्मी के साथ जाओ और जाके मतलब वहाँ पे अपॉइंटमेंट लो और फिर उनको दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, और आप लाइन में आपको दिन मतलब कि चाहिए, आपका पूरा आपको अपने पूरा दिन आसपास के जो चाहिए। आपका तो सीजीएचएस का कार्ड है, तो आपके पास तो वो भी होगा, था। मतलब कि जो हमारे आसपास के क्लिनिक्स वगैरह होते हैं जो खुले हुए होते हैं, हुँ। उसके अंदर में भी आपको अगर ओपीडी वगैरह दिखाने के लिए जाना है क्लिनिक्स के अंदर में भी, तो आपको दिन चाहिए। आप दिन क्या, मतलब एक से ज़्यादा दिन भी लग सकता है, पूरी की पूरी संभावना है। बट स्टिल कि अगर आपको मतलब आपको प्राइवेट दिखाना है तो आपको 3 से 4 घंटे में आपका काम हो जाएगा। और अगेन एज कम्पेयर टू इस इतनी जर्जर अवस्था के बावजूद हम लोग स्टिल यूरोपियन और कैनेडियन और अमेरिकन से कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर हैंडल कर लेते हैं अपने यहाँ पे। वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन समहाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर इज फार मोर ईजियर इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूरोप। यूरोप के अंदर में या कनाडा के अंदर में आप बस पेन किलर खाते रहो, यूएसए के पेन किलर की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, और वहाँ पे जो पूरा, आप आई डोंट नो कि आपने सुना है कि नहीं सुना, वहाँ पे पूरा ऑक्सीकोडॉन से शुरू हुआ था प्रॉब्लम, और सीरीज है, मतलब डोपसिक नाम से एचबीओ की एक सीरीज है। सैकलर फैमिली थी, तो उन लोगों ने पूरा का पूरा पूरा स्कैम है। आज यूएसए के अंदर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फैंटेनल, जो भी ड्रग अब्यूज चल रहा है इतना बुरा, वो इस कंपनी इनकी बदौलत से, पुर्डू फार्मा थी, उसकी बदौलत है। और फिर भी कंपैरेटिवली आप जितने भी जानकार अगर हैं आपके यूरोप के अंदर में, कनाडा के अंदर में, आप उनसे सुन लेना कि इंडिया में कितना आसान है डॉक्टर की अवेलेबिलिटी और दवाई की अवेलेबिलिटी। वो आप विच इज इन अ सेंस इज अ गुड एंड अ बैड थिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि
ओवर द काउंटर कैंसर की और आपको कैनाबिनॉइड्स और ओपियोइड्स वाली पेन किलर भी मिल जाएंगी विच आर नॉट सपोज टू बी देयर। आपको ओवर द काउंटर आप जाओ और आपको एंटीबायोटिक भी दे देगा। आप बस इंडिया में तो आपको डॉक्टर पे भी जाने की जरूरत नहीं, आप तो अपने घर के बगल के केमिस्ट को भी बोल दोगे ना ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको दवाई दे देगा। तो विच इन इटसेल्फ सच अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। बड़ा बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी था एक, क्या नाम है अपने वरुण ग्रोवर नहीं, वरुण ठाकुर का, कि इन इन अदर कंट्रीज लाइक यूरोप एंड यूएसए the guy behind the counter doesn't give you a medicine without prescription. हाँ। In यस। India, guy behind the counter gives you prescription. यस 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 ट्रू, मैंने सुना नहीं है बट यस 100% ट्रू। और जो लोग जाते हैं बाहर, आप जितने भी लोग जाते हैं ना, आपके दोस्त जो भी जाते होंगे, आप हम्म। सुन लेना उनसे जिनका भी कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्वेल्थ दोस्त फ्लोर रहता है नहीं ना, वो जाते हैं, लेके जाते हैं। पॉडकास्ट के गेस्ट जाते हैं। वो नकली बनाते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शंस, और उसके बेसिस पे जो जो दवाइयाँ बेसिक वाली हाँ, जो दवाइयाँ होती हैं, उनका पूरा हाँ। डब्बा बन के जाता है सबको। अच्छा, क्योंकि उनको मालूम है कि बाहर वहाँ बाहर जा करके उनको पैरासिटामोल भी नहीं पेन मिलेगी। उसको मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ से पहले ही अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवा के और उसमें हम्म, दवाइयाँ लिखवा करके और उसका डब्बा बना करके लेकर के जाते हैं। सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये जो जर्जर अवस्था है भारत के मेडिकल जो वो फोरम है, मतलब कि बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं उसकी जो जर्जर अवस्था है, तो इतने सारे डॉक्टर जा कहाँ रहे हैं? हर साल नीट का एग्ज़ाम लिखने के लिए 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स लिखते हैं, जिसमें से 25,000 मेडिकल की सीट्स हैं। 140 करोड़ के देश में आप 25,000 पे खुश हो रहे हो? सोच के देखो, खुश नहीं हो 140 रहे हैं, करोड़ मतलब के देश पे सोच के बता देखो रहे ना। हैं। अरे नहीं नहीं, सीरियसली 140 करोड़ है, और हाँ, 140 करोड़ पे सरकारी सीट 25-30 हज़ार। हाँ। नहीं, नहीं, 30,000 नहीं है, 25,000 इस साल हुआ है। ये गलत चीज़ नहीं करेंगे, पिछले साल 23,000 था। अगर अगर मिला करके भी लगा लिया जाए तो मर मरा करके भी 50,000 डॉक्टर और सरकारी प्लस प्राइवेट थोड़ा सा साथ जो निकाल लोग देंगे। मेडिकल फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, इट्स इजी टू इंक्रीज यूजी सीट्स। हम्म। पीजी नहीं बढ़ा सकते हैं आप, उसमें पैसा लगता है। बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो सच में मतलब करोड़ में जा रहे भाई हैं मैंने आपके कहानियां केसेस। सुनी है यार। एक है डॉक्टर हाँ। ऋषभ जैन पॉडकास्ट, इस चैनल पे भी है, दूसरे चैनल पे भी है, मतलब जहाँ मैं पॉडकास्ट करता हूँ डॉक्टर्स के साथ। भाई को AIR 4 नीट पीजी में, नीट का जो पीजी का एग्जाम होता है उसमें AIR 4 लाने पर अपने मनपसंद की ब्रांच नहीं मिली। भाई को एम्स दिल्ली छोड़ना पड़ा। यही है ना कि पीजी की सीट मिलना एक काफी ज्यादा बड़ा टास्क है। एमबीबीएस डॉक्टर्स का जो भौकाल खत्म होता जा रहा है अब, हाँ, तो कैसे? मतलब कि बेसिकली अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली अब मतलब कि सबको पता है कि आपकी जॉब तो नहीं लगने वाली है एमबीबीएस के तुरंत अच्छा। बाद कहीं पे बहुत हम्म। ज़्यादा। तो वो भौकाल खत्म होता जा रहा है, मतलब बेसिकली सारे डॉक्टर्स आके यही बोल रहे हैं, अरे एमबीबीएस नया बीटेक बन जाएगा, सारी कहानियाँ हैं। और बाहर से एमबीबीएस करना इतना ईजी भी नहीं है। स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल हैं, और वो तो इंडिया में कौन सा विभाग है जिसमें आप डिस्कशन नहीं कर सकते पूरे टाइम? तो बिल्कुल है। सही बात लेकिन आप डॉक्टर की नज़र से भी देखेंगे तो उनकी, क्योंकि उनको चाहिए एक सरकार, क्योंकि सरकारी का तमगा एक बहुत ज़रूरी होता है। अगर है, आपको बहुत सरकारी ज़रूरी के ज़रिए आप पहुंच पा रहे हैं, आप बोल पाएँ, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर, उनको पता है कि अच्छा सरकारी की क्या औकात होती है। और वो जो सरकारी का सिस्टम से गुजर करके दूसरी तरफ निकलने की प्रक्रिया है ना, वो इतनी खतरनाक है कि डॉक्टर अपनी, मतलब सही मेंटल और फिजिकल दोनों कंडीशंस में यूजी और पीजी करके दूसरी तरफ निकल पाए, बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब कि तो वहीं मैं सो रहे हैं, आपको वहीं खा रहे हैं, हल्का वहीं सा जी रहे हैं। जो, क्योंकि इस चैनल की ऑडियंस बेसिकली डॉक्टर से परिचित नहीं है, वो अच्छा। बेसिकली फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और इन सब चीज़ों में हैं, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट अपने 5th ईयर में जब वो इंटर्नशिप पे लगता है, तो इंटर्नशिप में वो लगातार कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी 36 घंटे अरे की शिफ्ट भी कर रहा एवरेज है होता है। 24, तो एवरेज है। मतलब कि लोगों ने तो भाई कोविड के टाइम पे 90 90 घंटे करी हैं, वहीं वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं नॉन स्टॉप विदाउट स्लीप। लगे पड़े। बस बीच ये में मैं एक आपको बता रहा मिला, हूँ। एक एक आध घंटा लेट गए वो, क्योंकि हम्म, बॉडी साथ छोड़ देगी वरना तो। हाँ।
बस वो वही चीज़ है। है। तो ये है हमारे यहाँ मतलब कि अभी एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा वो तो ये बोला जाता है कि एमबीबीएस के बाद लाइफ सेट नहीं है बेटा। थैंकलेस जॉब। मुझे ही जितनी मेहनत की जाती है एक एमबीबीएस के द्वारा, और आप नीट पीजी का सफर अगर लगा लें तो वो 10-15 हुँ, साल तक का बन जाता है। और 10-15 साल के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, पैसे की भी, हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, हर चीज की देखेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को बस नजर आता होगा किसी डॉक्टर का, अरे बड़ा छाप रहे हैं, बड़ा छाप रहे हैं। भाई वो मतलब उसके लिए कि शायद अगर वो पढ़ाई में अच्छा था ना, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होता कि 4 साल की अपनी बीटेक बढ़िया जगह से करके आईटी में जा करके उससे ज़्यादा छाप लेता, उससे 80% कम टाइम में। क्योंकि वहां से वो हुँ। 4.5 साल के बाद निकलते ही बढ़िया लेवल पे आके दैट टू छापना शुरू कर साल देते में 2 साल का वर्ल्ड टूर मतलब कि फॉरेन ट्रिप। हैं। सैटरडे संडे छुट्टी। नहीं यार ये वर्क फ्रॉम दुखद होम है। की सुविधा, मतलब नो डाउट, मतलब कि वो, मतलब प्रॉब्लम्स हैं हर महकमे हुँ, में, हुँ, हुँ। लेकिन यार बहुत समय लगता है अ, सही। उसके अंदर में डॉक्टर्स। और आई हैव, मैं नहीं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, लोगों को हुँ। लग सकता है कि आई मे बिलोंग टू, मैं कहीं से कहीं तक नहीं, आई एम फ्रॉम बेसिक डॉक्टर साइंसेज। फ्रेटर्निटी से नहीं बिलॉन्ग करते हाँ, हैं। कहीं मतलब जानकारी में भी वो, ये मतलब कि ये समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो एक्चुअली एज एन एक्सटर्नल बोल रहा हूँ। मेरी बात की हुँ, ज़्यादा वैल्यू मानो, क्योंकि कल को कोई डॉक्टर आकर के ये बात बोलता है तो बोलेगा हाँ डॉक्टर है, अपने लिए बोल सकता है। मैं एज एन एक्सटर्नल बंदा, बेसिक साइंसेज है मेरा, हुँ, जो हुँ। अगर देखा भी जाएगा तो अगर दूर से। सही, सही। मेरा भी बेसिक साइंसेज़ है, बट मैं डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ, तो मुझे पता लग गया है अभी पिछले 1 साल में कि क्या डॉक्टर्स की ज़िंदगी होती है। सही बात, सही बात। तो अंकित भाई वापस से आते हैं अपने पुराने वाले टॉपिक पे, सूडो साइंस पे और कुछ मिथ बस्टिंग पे। तो मिथ बस्टिंग की जब वीडियो जब मिथ बस्टिंग की वीडियो बना रहे होते हैं आप तो बड़े ही अतरंगी-अतरंगी आजकल चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं हमको। बड़ी अतरंगी क्लेम्स किए जाते हैं, बड़ी अतरंगी तरीके की बातें की जाती हैं और कोविड के टाइम से तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं ये सारी चीज़ें। तो जब इनको इनकी मिथ बस्टिंग करनी होती है, तब अपने अंदर से क्या-क्या चीज़ें आ रही होती हैं कि कहाँ है, इसकी मिथ बस्टिंग क्यों करनी पड़ रही है भैया? क्या है ये? इसकी तो मिथ बस्टिंग करनी भी नहीं चाहिए। ये तो लायक भी नहीं है उसके। नहीं नहीं, यही तो, इसी वरना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। सोच के देखें कि कोई बात जो इतनी ज्यादा बिजार हो, जो आपको उस कान में पड़ते ही आपको इतनी ज्यादा बिजार लगती है, वो अगर कोई व्यक्ति बोल पा रहा है, इसका मतलब है कि उसको 4 लोग सुनने वाले हैं। और उसको उसका अंदाजा आपको उसके व्यूज और उसके लाइक से ही पड़ जाएगा कि यार एंटरटेन करने वाले लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नहीं, मेरे को कभी ख्याल नहीं आता कि यार ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं। कभी नहीं ख्याल आता। और मेरे को तो डिबंकिंग या मिथ बस्टिंग में मैं अपने आप को कंसिडर भी नहीं करता। मेरे को तो कंपैरेटिवली व्यू अच्छे मिल गए कि जब मैं किसी कॉन्सेप्ट को इसके ज़रिए बता दूं कि ये देखो, ये क्योंकि आई होप कि वेरिटेसियम को तो सब जानते ही हैं। तो डेरेक मुलर ने अपने एक चैनल बनाया था, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट। वेरिटेसियम के साथ उन्होंने अपना एक चैनल बनाया था, साथ में साइंसियम। तो साइंसियम के ऊपर में वो अपने बकैती करते थे। अब तो हटा दिया, मतलब उन्होंने थोड़े दिन ही कोशिश की उसको चलाने की, फिर उसके बाद हटा दिया था। और जो व्यू, हाँ चल रहा काम है नहीं जिसका करते है हम। अभी भी। हाँ। तो उसके अंदर में उन्होंने ये पर्टिकुलर, एक्चुअली उनकी थीसिस ही इस पे, वो पीएचडी जो है डेरेक मुलर हुँ, की, वो है ही इसी चीज पे कि हाउ टू कम्युनिकेट साइंस। और उसके अंदर में भी द थिंग दैट ही अल्टीमेटली फाउंड आउट इज द बेस्ट मेथड वुड बी कि गलत से शुरू करते हुए आप सही पे जाना सबसे ज्यादा बेहतर अप्रोच है फॉर लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस। के टू टेक अ पर्सन, पूछो उससे कि ये पर्टिकुलर चीज गलत है, उसकी जीरो एक्सप्लेनेशन से किसी को एक्सप्लेनेशन याद रखवाना इज कंपैरेटिवली टफ एज कंपेयर टू कि उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम व्यूज हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, और उस व्यक्ति से जेन्युइन हम्बल क्वेश्चंस पूछ करके उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नज कर पाना आर फार बेटर ट्रिक। ये मेरे को चमका था। तो मेरे को लगा था, तो मैंने हर तरफ से साइंस कम्युनिकेशन ट्राई किया था। चाहे वो मूवीज, कि मूवीज से बता सकते हैं क्या, सुपर हीरोज के जरिए बता सकते हैं क्या। तो उसमें जो चल गया, क्योंकि इंडिया में रिलीजन और सूडो साइंस थोड़ा सा पैरेलल चलता है और वो लोगों को स्टिमुलेट करता है, तो वो लोगों के लिए एंकर का काम कर गया, लोग एटलीस्ट देखने लगे। तो वो एज अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर में मेरा साइंस कम्युनिकेशन का ये पार्ट बस चल गया, कि जिसमें कि लोगों को वो आ गया डिबंकिंग के अंदर में अब आज के ज़माने के हिसाब से। बस ये हुआ। यार एक चीज़ पता नहीं ये सही है कि नहीं है बट मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी थी
कि हमने केमिस्ट्री की किताब में यार बहुत बड़ा मिथ पढ़ लिया कि जो अमॉर्फस लिक्विड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं बेसिकली, द और जो बेसिकली ग्लासेस होते हैं, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स एंड दे फ्लो, हाँ, जिस तो ये वजह से पूरा पुरानी। इफ यू रिमेम्बर, डेरेक मुलर ने एग्जैक्टली ये बनाई थी वीडियो पहले। अच्छा। डेरेक मुलर की जो आप चर्च वाली चर्च की जो विंडोज होती थी, चर्च की जो हम्म। विंडोज होती थी, डेरेक मुलर ने वीडियो बनाई कि जो नीचे चर्च की जो विंडोज हैं, जो याद है रंग बिरंगी जो विंडोज होती हैं, उसमें उसने एक्चुअल में जाकर के दिखाया कि जो नीचे बेस पार्ट है वो थिक है, कि दिस इज अ लिक्विड। और फिर बाद में उसने वीडियो बनाई है और उसमें उसने इसको डिस्प्रूव किया है कि लोगों ने एक्चुअली लगाया ही इस तरीके से था कि उसका बेस थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, इसलिए उसको लगा दिया, और जो लोगों में वो परसेप्शन बनता है। बहुत पहले बनाई थी डायरेक्ट मिलर ने। मतलब कि ये हमने केमिस्ट्री की किताब में पढ़ा था कि भैया दिस इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, और मैंने इस पर रील बनाई है। मेरा दिमाग फट गया यार कि मैं कहा अरे भैया ये बात है, ये लेकिन ये तो केमिस्ट्री अच्छी की बात है ना, किताब में यही कहा, तो मेरी रास्ता एनसीईआरटी में कैसे है? लेकिन नहीं नहीं, ये अच्छी बात है ना यार, मतलब हम उनसे एक्सपेक्ट ना करें इतना खतरनाक। अगर आप कोई भी व्यक्ति वापस जाकर के बताए और वो लोग इसको खारिज करके आप पे उंगलियां उठाने लगे, ये है अंत साइंटिफिक टेम्परामेंट का। साइंटिफिक टेम्परामेंट में ये चीज सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आती है, टू एक्सेप्ट कि हाँ, हमारे एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशंस में गलतियां हो सकती हैं, और उसको एडमिट करते हुए सही डायरेक्शन में जाना साइंस है। कोई पहले से ऐसी किताब, वरना अंतर क्या रह जाएगा उस किताब में जिसको उठा करके लोग बोलते हैं कि इसमें सब लिखा है, वर्सेस कि नहीं नहीं, हमारी एनसीईआरटी में कहाँ से गलत हो सकता है। द ओनली डिफरेंस इज टू बी हम्बल इनफ टू एडमिट कि हाँ, गलती हो सकती है, चलो इसको उठाया जाए मुद्दे को, अगर चेंज हो। बात अंकित भाई वो नहीं है कि एनसीईआरटी में कोई चीज गलत कैसे हो सकती है, बट एनसीईआरटी में वो चीज मेंशन नहीं है कि ये भैया ये जो है इसको एज अ फैक्ट दिखाया गया है, जबकि वहां पर वो चीज एज अ फैक्ट, क्योंकि टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मेरे को अपनी 12वीं क्लास का वो मोमेंट याद है कि जब मैं वो चैप्टर पढ़ रहा था, सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है, जो जिसमें क्रिस्टलाइन स्टेट्स बताई जाती हैं, जिसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, एफसीसी और बीसीसी करके वो मॉडल्स होते थे थोड़ा। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो वो चीज़ जो होती थी उसमें एक्चुअल में हम छाती पीट के बताते थे, उसमें लोगों को घर पे बताते थे कि पुरानी अरे बिल्डिंगों के अभी है, ग्लासेस इसलिए है। अरे अभी भी बता देंगे आप, जैसे देखो मैं निकालता हूँ कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी, और वक्त बताइए ना, बताइए, हमारे लिए रील हाँ, कि कंटेंट जो निकले। जो ऐसी चीजें जो हम मानते हैं, जैसे, और इन्होंने ही डिस्कवर की थी, डायरेक्ट मिलर की एक और वीडियो हाँ से ही हाँ मुझे याद आ रहा है हाँ। कि क्या ये फैक्ट आपने सुना है कि अच्छा, जहाँ जहाँ जो, डेरिक मिलर का नाम आएगा सुन समझ लेना वेरिटेसियम का नाम आ रहा है, ठीक है, हाँ, उनका असली नाम कि डॉक्टर झाड़ू डेरिक मिलर है। लगाते वक्त जो धूल निकलती है, जो घरों में धूल हम्म, होती है, वो ज्यादातर स्किन सेल्स होती हैं। हम्म, ये मिथ जो डिबंक्ड है अब, उससे हम्म। पहले ये बात बहुत प्रचलित इंडिया थी लाओ इन्हें। कि जो कि जो ज्यादातर धूल होती है जो निकालते हैं हम्म, हम, वो हम्म, ज्यादातर स्किन सेल्स होती हैं, और वो उन्होंने निकाला बाकायदगी से कि ये मिथ एक किताब के एक हम्म, गलत ग्राफ की वजह से, जो गलत इंटरप्रेट करके किसी अखबार ने छाप दिया था, और वो पर्टिकुलर एक जगह से वो आज तक नॉर्मल पॉपुलेशन में ये इस तरीके के मिथ जो हैं वो प्रचलित रहते हैं, और ऐसे मिथ्स की कमी नहीं है। अ, जो जो जिनको हमको लगता है यार आज तक तो मैं ऐसे सोचता था, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट निकला, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। गाइस मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट कहाँ जा रहा है, हम लोग क्या क्या बातें कर ले रहे हैं, नहीं, ये बट रैंडम मुझे है ऐसा बिल्कुल। लगता है कि तुम लोगों को यहाँ से साइंटिफिकली सोचने का तरीका जरूर पता लग जाएगा। आई डोंट नो, अच्छा ये जैसे क्योंकि कि इतने सारे, हम बेसिकली ये पॉडकास्ट करने बैठे नहीं है, बेसिकली दो ऐसे बकैत लोग बकैती से, जो जो क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन ही यही हुई थी व्हाट्सएप पे हाँ, कि अंकित भाई ने बोला, मैंने बोला पॉडकास्ट करेंगे, अंकित भाई ने बोला नहीं पॉडकास्ट नहीं करेंगे, बकैती करेंगे। मैं कहा बकैती कर लेंगे, अपन बस तो बस उसमें एक्सपर्ट है। तो बस। हम बेसिकली बकैती कर रहे हैं, बट वो साइंटिफिक है, मतलब हम्म, साइंटिफिक चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है। तो तुम इससे थोड़ा सा ये सीख सकते हो कि हम्म। किसी भी चीज में सवाल कैसे पूछे जाएं। हम्म। अच्छा, ये दिख रही है, ये कौन से कलर की जो होती है, वेन जो होती है, वो कौन से रंग की होती है? नीले रंग की होती है ना ऐसे। अच्छा, और हम दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम दिखाते हैं रेड से, और हाँ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाते हैं ब्लू से। हम्म।
टेल मी कि अगर मैं क्या यहाँ से कट मारूं तो हम्म, ये ब्लू कलर का लिक्विड निकलेगा क्या इसमें से? नहीं, क्यों रेड। नजर है, ब्लू क्यों नजर आया? तो ये बड़ी बड़ी देख लो उठा करके, ब्लूइश ग्रीन, यहाँ तक ये कि देखो, जो आपको ये जो दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता है हाँ मेरा हाँ कैमरा इतना स्ट्रांग है कि नहीं है, हाँ, नहीं बट नहीं, मेरी मतलब वेन्स पता दिखती चल हैं रहा है ऐसे। कि हाँ, कि उसके अंदर में आपको कलर कौन सा नजर आ रहा है, कि ग्रीनिश ब्लूइश। यहाँ तक कि हम जब किसी को ब्रूज पड़ता है तो उसका हम्म, नाम भी नील है, कि नील पड़ गया है। अगर आप हम्म, ध्यान दें कि उसका नाम भी नील है, तो वहां तो कोई है नहीं नीले रंग का, कुछ भी नहीं है वहां तो नीले रंग का या ब्लू हम्म, रंग का, या आप काटेंगे तो इसमें से कोई हरा रंग का तो कुछ निकलने वाला है हम्म, नहीं, या नीले रंग का तो कुछ निकलने वाला है नहीं। और लोग बोलते हैं कि बच्चों से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से कलर का होता है, तो बोल देते हैं नीला, क्योंकि वो बचपन से देखा है ना इस टीवी उसमें तस्वीरों में कि ऑक्सीजनेटेड आ रहा है रेड और डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है ब्लू। तो किस तरीके से है, और ये ऑप्टिक्स है बुरी, ये बायोलॉजी नहीं, ऑप्टिक्स के उसमें जाएगा, बट ठीक है। पॉइंट इज के यस, बहुत इंटरेस्टिंग इस तरीके से चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि यार थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इसके पीछे के ऑप्टिक्स को ही, अगर आप एक्सप्लेन कर सको तो बता दो क्यों दिखती है नीली यार ये मतलब कि आई एम नॉट श्योर कि इसको आप किस मेरे मैं अगर मेरे को कोई बोलेगा तो मैं इसको ग्रीनिश साइड में कंपैरेटिवली ज़्यादा लेकर के जाऊंगा। हाँ, मतलब ये मेरी तो और मेरे को हरी ही दिखाई दे रही है, हाँ, मतलब कि मतलब। आई एम नॉट श्योर कि लोग ब्लू क्यों इतना बोलते हैं। मेरे को अगर कोई व्यक्ति बोले तो मैं तो ग्रीन बोलूंगा, कि अगर कोई हम्म, मेरे को गन पॉइंट पे पूछेगा तो मैं तो ग्रीन बोलूंगा। तो अ, एक तो मतलब केवल और केवल उसके अंदर में आई एम नॉट दैट, मैंने खोजने की पूरे अच्छे तरीके से इसकी कोशिश की थी, लेकिन केवल और केवल इसके अंदर में स्कैटरिंग का ज़्यादा कंपैरेटिवली रोल आता है, कि भैया जिस तरीके से ब्लू लूज हो जाती है जब हमारा आसमान भी अगर दिख रहा है ब्लू, तो ब्लू के अंदर में जैसे बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाते हैं कि एक बाय द वे, वाई स्काई इज ब्लू पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन पे लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा हिस्टोरिकली बताया गया है, डाविंची से लेकर रिले तक। बेहतरीन। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है कि एक बड़ा सा हमने जैसे फ्रिज के अंदर में वो सबसे नीचे वाला हिस्सा देखा है जिसमें सब्जियां रखते हैं, हाँ हाँ, उसको बिल्कुल निकाल देखा लिया, है। उसको पूरा पानी से भर दिया और उसके हम्म, अंदर में थोड़ा सा दूध डाल दिया। अब हाँ। आप क्या करोगे ना, अब आप ग्रीन वो सॉरी ब्लू टॉर्च लो, और ब्लू हम्म, टॉर्च को आप इधर से मारोगे ना तो दूसरी हम्म, साइड से वो रेड नज़र आती है। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि आपने सिमुलेट कर दिया इसको। तो अगर अगर उसको उसको किसी तरीके से, आई कैन बी रॉन्ग, किसी तरीके से उसकी अगर ग्रीन तक उसको पहुंचाया जा सके, कि ग्रीनिश टिंज में अगर उसको लाया जा सके कि किसी तरीके से, वैसे सन का भी इक्वल अमाउंट में सारे कलर, जैसे लोगों को लगता है ना वाइट है तो वाइट में सारे कलर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो सन वाले में तो नहीं होता। सन का भी अपना एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है कि सारे कलर आर नॉट इक्वली प्रेजेंट एज। वैसे तो थ्योरेटिकल लेवल पे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, जब सारे कलर इक्वल वेवलेंथ में मिल जाए तो हम अलावा क्रिएट कर सकते हैं वाइट लाइट का। तो बस वो स्किन की परत की वजह से वो वहां तक पूरी की पूरी बाहर नहीं आ पा रही है, और केवल ग्रीन वाली तक ही बाहर आ पाती है हमारे, और वो वाली नहीं आ पाती है। तो ग्रीनिश टिंज में नजर आती है हमें कंपैरेटिवली स्किन की लेयर की वजह से। भाई सच में हम लोग 1.5 घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है सच में हम 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, कहती कर रहे हैं, बताओ। अच्छी बात सही है, है, नहीं सही। मतलब किसी और को हाँ। आए ना आए मजा आपको आ रहा है बस काफी ठीक। वैसे भी मतलब मेरा ऑनलाइन पढ़ा कम से कम नहीं तो 500 से 800 घंटे हम्म, का कंटेंट ऑनलाइन पड़ा हुआ है। मतलब कि जो मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए अब तक पिछले 10 सालों के हम्म, अंदर में, वो करीब हम्म, करीब नहीं तो 800 घंटे का तो हो गया होगा। सही, सही, तो उसके सही। अंदर में से एक ये वीडियो अगर मतलब कि केवल और केवल इस नज़र से कि कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है, एक उसके अंदर में अगर एक बूंद और पड़ जाएगी तो उसमें इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बकैती चलती रहे, बकैती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि ये नहीं सोचना है कि भाई माल डालना है ऑनलाइन। साइंटिफिक बकैती जो होती है ना, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को दिमाग खुल जाता है कि भैया सच में हम जो सोच रहे थे चीज़ें वही हैं। क्या चीज़ें सच में वही हैं? नहीं है, चीज़ें वो नहीं है तो हमें क्यों नहीं पता, हम क्या कर रहे थे उस वक्त। तो अंकित भाई, साइंस के कम्युनिकेशन से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा मतलब पॉडकास्ट का अब ऑलमोस्ट ये वो टाइम है जब मैं थोड़े पर्सनल सवाल पूछ के और आपके बारे में ना पूछ के आपके बारे में पूछता हूँ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें करेंगे। और बेसिकली
मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंकित भाई जब साइंस नहीं पढ़ रहे होते, जब सारा काम नहीं कर रहे होते, घर में रहना अक्सर पसंद करते हैं, तो क्या करते हैं अंकित भाई? क्या चीज़ें और पसंद है अंकित भाई को? टिपिकल जो हर बंदे को पसंद है, और अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि मेरे पास तकरीबन 8 से 10 इंस्टाग्राम अकाउंट है। 8 से 10 इंस्टाग्राम अकाउंट का मतलब है कि मैंने हर अकाउंट को एक ख़ास चीज़ के लिए ट्रेन किया हुआ है। एक जिसमें केवल साइंस है, तो मुझे केवल मेरे को मन, अब मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या करने का मन है? तो मन पे डिपेंड करता है। तो अभी एक है, वो केवल और केवल मज़े के लिए, मतलब कि मज़े उसमें केवल रैंडम हँसना, खेलना, कूदना। एक है एआई के लिए, एक है केवल हिंदू जो सूडो साइंस इन्फॉर्मेशन है, एक मुस्लिम लोग जो सूडो साइंस और इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने अपने 10-12 अकाउंट्स को ट्रेन कर रखा है। तो बस जहाँ पे अब उन्हीं में से अब रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं। एक है मूवीज़ का, तो मूवीज़ की रिकमेंडेशन मिल जाएगी तो वहाँ से उसके ज़रिए मूवी देख ली। एक बुक का, तो वहाँ के ज़रिए बुक पढ़ ली। तो ये इस तरीके से 10 अकाउंट मुझे गाइड करते रहते हैं कि मैं क्या खेलूँ, क्या कूदूँ, कहाँ मज़े मारूँ, और मैं पूरे दिन मज़े मारता हूँ। आई लव माई लाइफ़। अगर किसी को आपके जैसी लाइफ मज़े वाली लेनी हो, अंकित भाई जैसा एक मतलब कि ऐसा काम करना हो कि पूरी तरी पूरी तरीके से अपने लिए समर्पित होना हो, प्लस सस्टेन भी कर सके खुद को, तो क्या करना होगा एक बंदे को? पे 2-3 साल अब मेरी तो क्या अच्छी किस्मत थी रैंडमनेस की वजह से कि मैं इंटरनेट पे था, कोविड था, और जॉब ऐसी मिल गई कि अच्छा खासा थोड़ा-सा पैसा आ गया। तो मिनिमम लेवल पे आपको पैसा चाहिए होगा जो आपके पास रखा हो, इन्वेस्टेड हो, जिसकी वजह से आप सिक्योर रहें। तो उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें वो कर देनी पड़ेंगी। पहला, कि अगर आपके ऊपर निर्भर लोग हैं तो टर्म इंश्योरेंस। दूसरा, आप और आपके चाहने वालों का मेडिकल इंश्योरेंस। तीसरा, कि आपका अगले 6 महीने का पानी, धंधा पानी। चौथा, कि आपके पास मिनिमम लेवल पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो भी आपके पास एक नंबर होना चाहिए। ज़्यादा नहीं भी होगा तब भी चलेगा। मतलब मैंने अपने लिए नंबर सोचा था कि मेरे को जिस दिन 50 लाख रुपए मेरे इन्वेस्ट हो जाएंगे, मैं समझ लूंगा कि अभी मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी खाओ पियो खेलो कूदो, कि अपने आ जाएंगे महीने के 25-30 हज़ार रुपये मरे मरे, मतलब कि आ जाए क्या करेंगे, और वो पैसा कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो अपना डिसाइड कर लो कि, क्योंकि बंधनों से मुक्त कर होने के लिए पहले वो सारे के सारे जो जो जहाँ जहाँ तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वहाँ वहाँ क्रॉस भी तो मार के आना पड़ेगा ना, कि हाँ ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारियां थी, ये मैंने मार दिए क्रॉस। तो मोह वो माया क्रॉस से मार मुक्त दो। होने के लिए हाँ पूरी माया को जीना पड़ता है। काबू में लेकर के आना पड़ेगा। तो ठीक है, तो सही। वो सम हाउ, मैं नहीं कहूँगा कि मेरा टैलेंट था भी नहीं, 3-4 चीज़ें अलाइन हो गई थी जिसकी वजह से मैं एक हुँ, मिनिमम लेवल पे पैसा छाप पाया था, और वो मैंने 99% सेव करके डाल दिया था, कमा पाया जिसकी था, वजह और कमा पाया था। आप हाँ, बोल देंगे छाप पाया था, तो अंकित भाई पैसा छाप रहे हैं, ऐसा परसेप्शन अच्छा बन अच्छा, नहीं जाएगा पूरा मेरे का हिसाब पूरा। से मैंने छापा है, क्योंकि मैं तो उसके आसपास भी डिजर्व नहीं करता था, इसलिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मेरे लिए तो सच में मैंने हुँ, वो पैसा छापा था। कि और सही। वही है ना कि सबकी आप नंबर अलग परसेप्शन अलग हो सकता है परसेप्शन। ना, सबका हुँ, नंबर अलग अलग है। मेरे को हुँ, जाना नहीं बाहर, खाना नहीं, अपना लाइफ, आई लव माई लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं नॉन नेगोशिएबल, जैसे एसी नॉन नेगोशिएबल है गर्मी के अंदर में, कि एसी हो, और अपना कमरा, इंटरनेट, अपने 2 स्क्रीन, एक 2 इक्विपमेंट्स, हर चीज़ इस पे और 90% जो मैं चीज़ें खाता हूँ वो तो ऑलरेडी इंडिया में रह कर के आप फ्री में खा ही सकते हैं। जो भी आप किताबें, मैं किताब हार्ड कवर पढ़ना इतना पसंद करता नहीं हूँ, तो डिजिटल डिजिटली ही पढ़ता हूँ जो पढ़ता हूँ। और पॉइंट इज़ कि बस वो ले लो ना, मतलब पैसा यार बहुत मैटर करता है, इसलिए वो मिनिमम लेवल पे अपनी एक एक नंबर बोल करके अपने आप का, वो नंबर बोल करके वो नंबर को सबसाइड कर दो, और अगर वो वहाँ पे जैसे ही अचीव हो जाओगे फिर अपनी खाओ पियो, सुबह सुबह ख्याल आएगा आज फिल्म देखने चल रहे हैं तो जाओ। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, साइंस दैट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड ऑन मूवीज़, सीरीज़, पॉप कल्चर बनाया कहाँ मैंने तो बहुत 3 घंटे का लेक्चर बनाया था केवल और केवल एवेटार मूवी पे, कि उसमें कहाँ ओह! क्या साइंस कैसे कैसे होती है, क्यों होती एवाटार है, 2 तो या वो आई 1? लव्ड इट। एवेटार 1। 1? ओह! ग्रेट। और एवेटार 1 का खुद का माल इतना ज़्यादा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सब एक एक पेड़ जो आप देखते हैं, वो एक हुँ, एक पेड़ उन लोगों ने सोच करके बनाया है। वो पूरा, आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है, फैंडम पेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, हुँ, फैंडम पेजेस होते हैं इसकी, कम से कम नहीं तो
25-30 किताबें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें एक-एक जानवर, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी तक क्या नाम है हमारे न, क्या है नाम, क्या है हमारे भाई साहब का, डायरेक्टर का, जेम्स कैमरॉन। जेम्स कैमरन भाई साहब ने मतलब इस लेवल पे घुस करके उन्होंने मतलब बनाया है। वो कलर का हल्का सा लाइट होना, जो सेकंड मूवी के अंदर में, या पूंछ का हल्का सा चपटा होना, 4 लोग होना, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से सांस आ रही है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जो उसके ग्रेविटेशनल पुल कितना है उस पर्टिकुलर मून का, जिस मून पर ये सब कुछ चल रहा है पैंडोरा पे। और मतलब उन वो मतलब मैंने तो 3 घंटे का बनाया, उनके पास उन्होंने उनके पास कम से कम नहीं तो 3,000 घंटे जितना कंटेंट है। एक एक पौधा उन्होंने डिफाइन किया है कि ये पौधे का ये साइंटिफिक नाम है और ये काम करता है। भाई बेहतरीन है यार, ये तो मतलब इसके बारे में तो मुझे एक और पॉडकास्ट चाहिए आपसे। हो गया। इस बारे में मतलब मैं गरीब आदमी, मैं अवतार देख के आ गया, मैंने इतना ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। दूसरी चीज़ ये है, मैं डोंट लुक अप देखा मैंने, मेरे को वहाँ पर समझ आया कि भाई साइंस जब ड्यून पॉलिटिक्स टू, से मिलती है तो क्या होता है अरे डोंट लुक अप रे मूवी ड्यून में। टू हमारे ड्यून नहीं, डोंट लुक मतलब अप। अच्छा डोंट लुक अप, अच्छा ठीक है ठीक। मेरे को हाँ, लगा ड्यून ड्यून टू की बात करें। डोंट लुक ड्यून अप नहीं। भी ठीक, मस्त, सब डोंट बढ़िया। लुक अप में मेरे को एक चीज़ बड़ी प्यारी लगती है, मतलब उसमें साइंस बहुत कम है, बट साइंस जब पॉलिटिक्स से मिलती है तब सिनेरियोज क्या हो रहे होते हैं, प्लस उसमें जब पैसा आ 99% जाता है जो तो। जब जो उसमें पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल डिस्कशन पूरा चल सकता है, जब वो 99% वाली बात चल रही थी, रिमेंबर कि जब बोलता है कि व्हाई नॉट 100%, लाइक 99%, लाइक दे आर ऑलमोस्ट सर्टेन। ये बोलता है कि ये भाई साइंस में नहीं बोल सकते तुम 100%, क्योंकि हम्म, द मोमेंट यू सेड कि यू हैव प्रिडिक्टेड इट फॉर अ हम्म। सर्टेनिटी, लेकिन बोलता है कि हम 99% वो हैं। बट ठीक है, जब वो मूवी डिस्कस करेंगे तो करेंगे। सही है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ मूवीज़ का नाम ड्रॉप कर रहे हैं। अवतार 1 के बारे में बात करेंगे, अवतार 2 के बारे में बात करेंगे, एक्शन रिप्ले के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एक्शन रिप्ले कौन सी वाली, अक्षय कुमार वाली? अक्षय कुमार वाली, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें बात करेंगे उसके बारे में, और उसके तो वो बारे पूरा का में पूरा, वो तो मेरे ख्याल से वही है ना कि बैक टू द फ्यूचर वाला हिसाब। हाँ वही है, बैक टू बैक द टू द फ्यूचर फ्यूचर। वाला हिसाब-किताब है, बट मैं कुछ चीज़ें उसमें से डिस्कस करूँगा कि मतलब थोड़ा बहुत बकैती ही करनी है हमने, तो उस पे करेंगे। हमारी डोंट लुक अप मूवी हो गई, हमारी क्या नाम है, ड्यून भी हो गई, ड्यून को डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा, ठीक है? तो बेसिकली आई डोंट नो साइंस आपने अभी फिक्शन। तक देखा है कि नहीं देखा है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल जिसने ड्यून को डिस्कस किया, मतलब उसके आसपास हुँ, भी कभी कोई नहीं भटक सकता है, दैट इज ऑल्ट शिफ्ट एक्स। ये चैनल एक जिसने हर एक एवरी एपिसोड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स हुँ, और ड्यून मूवीज और भी कई सारी हैं, मतलब कि आप हुँ, जो व्यक्ति उसकी एक वीडियो देख लेगा ना, और एक वीडियो एक हुँ, एक घंटे की होती है, ड्यून वाली ही पता नहीं कितने घंटों की थी। आप एक बार देख लोगे, आप मतलब आप ड्यून 2 को जब दोबारा देखोगे तो एक तो अपने आप में इतनी खतरनाक मूवी है। आई एम नॉट, इन लोगों ने आईमैक्स प्रिंट, मैं अभी बोलूँगा तो भी हम निकल जाएंगे हुँ। बात करने वाली डायरेक्शन। और साइंस फिक्शन ये कैसे तो रियलिटी ऑलरेडी बन गया हमेशा आज से का। मेरे एग्जिस्ट ही करता था, मतलब कि कार्यशाला पे मैंने लोगों के लिए कोर्सेज भी जब बनाता हूँ अलग हुँ, अलग हुँ, तरीके के, मतलब आई ट्राई टू क्रिएट वर्टिकल्स जहाँ से पैसिव मनी आती रहे, ठीक है? हुँ, तो उसमें से एक वर्टिकल है कार्यशाला का ऐप का, जिसके अंदर में या चाहे तो उससे क्या रहता है कि जैसे मेंबरशिप भी है, तो मेंबरशिप कम से कम ऐसी है कि जिसमें पता रहता है कि हर महीने इतने तो चलो आ ही जाएंगे। उसी तरीके से सही बात बायोशाला है। की ऐप है, तो वहाँ से पता चलता रहता है कि चलो इतने तो आ ही जाएंगे, तो उसपे मैं इस हुँ, तरीके की अनशंट कोर्सेज या वो चीज़ें बना करके फेंकता रहता हूँ। जैसे मूवीज़ अगर कोई मुझे पसंद आती है, हुँ, चाहे हुँ, वो नॉट नेसेसरीली हैज़ टू बी इन अ साइंस फिक्शन जॉनरे, बट अगर जैसे जो बीच में अभी आई थी मैजिक गायना और बतेरी आती है, मतलब मेरे को जिस पे भी लगता है मैं बना करके डाल देता हूँ उसी पर। जस्ट टू मेंशन कि यस कि ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी किताबें हैं। किताबें तो मैंने इंडिपेंडेंट किया था कि मैं डेली लाइव आता था और डेली एक किताब वो करता था, डिस्कस करता था। मैंने 100 किताबों का वादा किया था, मैंने हुँ, शायद 76 किताबों का लाइव किया था। डेली डेली एक किताब करते थे, हुँ, तो 100 तक तो अभी नहीं पहुंच पाया मैं, बट ठीक है। यस। सही, बेहतरीन, बेहतरीन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंकित भाई के साथ ये बातचीत हम यहीं पर थोड़ा इसका पूर्ण विराम लगाएँगे, और रोज़ेंडा टॉक्स का ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। बट मुझे लगता है कि अंकित भाई के साथ 3-4 एपिसोड्स की एक सीरीज़ मैं करने वाला हूँ, और अंकित भाई की इसमें हामी मैंने ज़बरदस्ती भरवा दी है। और
ठीक है? क्योंकि तुम लोग जानते हो कि इस तरीके के मौके मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो आज से 3 साल बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 2025 में हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसके 4 साल बाद आपको वो सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो और भी है, मतलब मेरी मैं बता ऑडियंस नहीं सकता कि जानती है अभी मैं कितना लेटेस्ट ज़्यादा गंदा आदमी हूँ एडिटिंग नहीं, में। लेटेस्ट जो एचबी और एप्पल बना रहे हैं वो लोगों के भी हुँ, बेहतरीन, चाहे आइजैक एजिमोव का जो फाउंडेशन वाली है, हुँ, उस फाउंडेशन की जी मतलब कि अपने आप में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बहुत खतरनाक खतरनाक माल पड़ा हुआ है। हुँ, कोई भी हो अब, मतलब कि जब से ओटीटी आया है तब से तो, हुँ, और अभी तो एनीमे वाली डायरेक्शन में हम घुसे ही नहीं। एनीमे तो मतलब सब पाप आदमी, और जो जिस लेवल की उसके अंदर में, मतलब एक ब्रदरहुड से लेकर के एवेंजेलियन, मतलब जहाँ पर भी जाना चाहो आप जा सकते हो एनीमे के अंदर में भी। सही। मतलब एनीमे की दुनिया में मैं कभी गया नहीं, अच्छा बेब्लेड अच्छा। और वो सब छोड़ के, बेब्लेड, पोकेमॉन टाइप छोड़ के। उतना मैं कभी मतलब उस ठीक दुनिया में गया नहीं हूँ, बट क्योंकि अंकित भाई सही बताऊँ, विशाल अथाह समुंदर है। हम्म, तो हाँ उस समुंदर में मैं डुबकी मारूँ और डुबकी मार के खाली आ जाऊँ तो लगता नहीं है। पूरा तैर के पार करना पड़ेगा और वो उतना समय अभी मिलेगा नहीं कि तैर के पार कर पाऊँ मैं उसको। क्योंकि नाइस। पता लगता है कि हज़ार हज़ार एपिसोड की सीरीज़ बना दिए हैं साले। हाँ, इसलिए कोशिश भी ये रह गई, मतलब कि ठीक है, वो तो टोटली कभी भी प्रेशर में आकर के कोई किताब नहीं पढ़नी, हाँ। कभी प्रेशर में आकर कोई मूवी नहीं देखनी। मन कर रहा है, आनंद लेना है, टाइम अफोर्ड कर सकते हो आप वो पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ये भी है ना बाय कि द वे देखो। हाँ, अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, बहुत पतली सी किताबें होती हैं इनकी। ये दिलीप एम साल्वी सर है हमारे, ठीक है? अब हमारे हम्म, साथ नहीं है, बट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जो इन्होंने लिखा है ना, मतलब ऐसा लगता है कि पढ़ने का मन करता है। पूरा एक ऐसा किताब जो है वो एक आर्टिकल की तरह लगती है। आप बैठ के इसको 1 दिन में ख़त्म कर लो, मज़ा आता है मेरे को इन किताबों में। साल्वी सर हैं नहीं, वरना मैं उनका पॉडकास्ट ज़रूर करता, बट स्टिल ये चले किताब है साल्वी मस्त। सर की। और मतलब ये माल काफ़ी है साल्वी सर के लिए। तो देख लो। ये किताबें अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है आपके ऑडियंस में से, तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई ये पढ़ो। इंडियन साइंटिस्ट के बारे में तुम्हें काफ़ी चीज़ें अच्छे से पता लग जाएंगी। अच्छे से मतलब कि एक ओवरव्यू अच्छा वाला मिल जाएगा, तुम्हें आगे पढ़ने में ईजी होगा। नाइस। नाइस। ठीक चलें है सर, अंकित फिर भाई। आज की बकैती को यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। मिलते हैं।